हाय एवरीवन। दोस्तों आज इस सेशन के अंदर हम AIEEE PG 2026 में स्पेसिफिकली फिजिकल साइंस का जो एग्जामिनेशन हुआ उसके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। यानी टोटल 120 जो भी सवाल हैं उन सभी को आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो डिस्कशन हम कर रहे हैं दोस्तों वो प्रोविजनल आंसर के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोविजनल आंसर की के ऊपर बेस्ड है। यानी अब तक फाइनल आंसर की रिलीज नहीं की गई है। लेकिन अगर इस वीडियो को आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1 साल बाद देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि फाइनल आंसर की का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दूँगा, तो आप फाइनल आंसर की को भी ज़रूर चेक करें। अभी प्रोविज़नल आंसर की को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कई सारे सवाल ऐसे हैं जो हम चैलेंज कर सकते हैं, जिनके ऊपर हमें डाउट है और कई सारे सवाल थे हमने अभी देखा आपने सुधीर सर का जो वीडियो देखा होगा उसके अंदर स्पेसिफिकली जो सवाल आप चैलेंज कर सकते हैं उनकी बात की गई है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज़ मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट्स को और भी सवालों में डाउट है कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्यों इसे हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं? तो इस तरह की कई दिमाग में आपकी बातें होंगी, तो इसीलिए मैं 120 जितने भी सवाल हैं, सभी का आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ एंड आई रियली होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। टाइम कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। टाइम कोड्स का मतलब आप समझते हैं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ ही साथ आपको यहाँ वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प्स दिख रहे होंगे। तो जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आईडी को आपको जानना है, जिसका आंसर जानना है, उस कोड का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ढूँढ सकते हैं, उसका आंसर देख सकते हैं, राइट? चलिए, अब शुरुआत कर सकते हैं हम। तो सबसे पहला आज का जो सवाल है वो है 32 है ना? 41 यानी 3241 क्वेश्चन आईडी का। पहला सवाल कह रहा है कि बताओ कौन-सा एंडोपेडॉन है? तो उसमें से 3 हमें एपिपेडॉन दिए गए हैं, 1 एंडोपेडॉन हमें पहचानना है। ओक्रिक, स्पॉटिक, साथ में प्लेगन और मौलिक हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आई होप आपने आंसर सही किया होगा एग्जामिनेशन में। इसका आंसर है स्पॉटिक। क्यों? क्योंकि 9 हम देख सकते हैं एपिपेडॉन्स होते हैं और 9 एपिपेडॉन्स के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं फोलिस्टिक, हिस्टिक, मेलानिक, मौलिक, एंथ्रोपिक, अम्बरिक, ओकरिक, प्लेगन और साथ में ग्रोसरेनिक। ये सभी जो है 9 एपिपेडॉन होते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें एंडोपेडॉन की, तो 19 एंडोपेडॉन है और उस 19 में से हम देख सकते हैं एक नाम हमारा स्पॉटिक भी है, यानी जो हमसे एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आई रियली होप अगर आपने ठीक-ठाक पढ़ाई की होगी तो ये सवाल आपका गलत नहीं हुआ होगा। आगे मूव करें तो पूछा है कि भई टाइपिक हैप्लोस्टोल इस तरह का शब्द जो है हम किसके लिए कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं यूएसडीए क्लासिफिकेशन के अंदर? तो दोस्तों टाइपिक शब्द का इस्तेमाल जो है हम ऑफ कोर्स करते हैं सब ग्रुप के लिए, है ना? अब इसका रेफरेंस क्या है? कुछ लोगों को हो सकता है डाउट हो हम कहाँ से देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, है ना? किताब का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस जो कि ISSS से पब्लिश्ड है। तो इस किताब के अंदर आप इस पेज नंबर पर स्पेसिफिकली इस स्पेसिफिक टेबल के अंदर आंसर अपना ढूँढ सकते हैं, राइट? आपको अगर मैं रिप्रेज़ेंट कर दूँ टेबल तो इस तरह से थोड़ा और क्लियर हो जाएगी आपको। तो यहाँ देख सकते हैं आप सब ग्रुप के अंदर साफ-साफ यहाँ ऐसा लिखा गया है। सब ग्रुप के अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कि द टाइपिक इज़ यूज्ड टू डिफाइन द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड ग्रुप। टाइपिक शब्द का इस्तेमाल ग्रेड ग्रुप को रिप्रेज़ेंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन हम कर किसके ले रहे हैं ये? तो हम कहेंगे सब ग्रुप के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सब ग्रुप इसका एक क्या होना चाहिए? सही आंसर होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑप्टिमम सीड रेट कितनी होती है गॉप्सिमम हिस्सुटम कॉटन की? तो जनरल एग्रीकल्चर का सवाल है और आपको यहाँ से इसे याद ही रखना पड़ेगा। जिसे आप याद रखते हैं 10 से 15 केजी पर हेक्टेयर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईली विदरेबल कौन है चारों में से? तो आपको या तो गोल्डिच की सीरीज याद होनी चाहिए, है ना? गोल्डिच की हम देख सकते हैं 1936 की जो सीरीज़ है आपको या तो वो याद होनी चाहिए या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिकली जो वीदरिंग इंडेक्सेस होते हैं आपको वो याद होने चाहिए। तो मैंने वीदरिंग इंडेक्सेस भी आपको कई बार याद कराने की कोशिश की है। आपको कई बार मैंने सीरीज़ को भी याद कराने की कोशिश की है। तो आई होप आप समझते हैं कि जो ओलिवाइन आता है ना? जिसका मात्र हम देख सकते हैं 3 है वीदरिंग इंडेक्स। तो वीदरिंग इंडेक्स जितना कम है आसानी से वीदर हो पाएगा। तो और ऑप्शंस देखें हम बायोटाइट है ना? तो बायोटाइट नीचे आ रहा है, मस्कोवाइट भी हमारा लेट है, क्वार्ट्ज भी हमारा लेट है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे इसके बाद में आ रहे हैं, है ना? तो हम देख सकते हैं म मस्कोवाइट है, चाहे हम कहें बायोटाइट है, चाहे हम कहें फिर जो भी आगे हमको ऑप्शंस दिए हैं वो बाद के हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ओलिवाइन जो है वो क्या होगा एक वीदरिंग के हिसाब से सबसे आसानी से विदर हो जाने वाला मिनरल है हमारे इस आंसर के अंदर। तो ऑलिवाइन शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 टू 4, 5 के अंदर देखिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पूछा है। तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा हैदराबाद। ये जो वीडियो है रिमोट सेंसिंग कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है। मुझे खुशी है कि इस बार जो हमने वीडियो सीरीज़ कवर करी थी, उसमें से ही सभी सवाल बने हैं। लगभग 6
सवाल हैं 6 प्लस 2 और अपलोड कर दिए थे मैंने। टोटल 8 इस वीडियो सीरीज़ के अंदर वीडियोज़ हैं। टोटल 8 वीडियोज़ में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। रिमोट सेंसिंग का फॉर्च्यूनेटली इस साल कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गया था और इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ के अंदर ये जो सबसे पहला वीडियो था, उसके अंदर मैंने यहाँ आपको साफ-साफ बताया था कि एनआरएससी जो है वो हैदराबाद के अंदर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून के अंदर है और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो इसरो के अंदर है। तो ये तीनों बातें हम आपको क्लियरली याद करवाते हैं और भी जो जनरल बातें हैं वो हमने सभी पीछे याद करी हैं, तो आई रियली होप ये आपको पता होगा। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो वो है क्वेश्चन आईडी 3246। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बताओ मैच द फॉलोइंग के रूप में देखना है। बहुत पॉपुलर टेबल आपने ज़रूर याद कर रखी होगी, ये टेबल मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ग्रेनाइट और इस तरह की चीज़ें जो है वो नीस में बदल जाती हैं। बेसाल्ट में आपको मैं कई बार याद कराता हूँ, बीएससी याद किया जाता है। बेसाल्ट को एससी यानी सिस्ट के साथ रिलेट करते हैं, है ना? तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं सारी जो हम याद करते हैं। सैंडस्टोन का संबंध जो है हम क्वार्टज़ाइट से कर सकते हैं। लाइमस्टोन लाइमस्टोन बड़ा आज का एक पेचीदा विषय रहेगा क्योंकि लाइमस्टोन के ऊपर सवाल आया था और थोड़ा-सा क्रिटिकल हो गया है वो, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे मार्बल बनता है ना? तो ये सभी बातें आप जानते हैं। शेल से स्लेट बनता है। तो अगर कोई इंसान इसे वो पकड़ ले कि भैया शेल से हम देख सकते हैं स्लेट बनेगा, यानी बी का आंसर तो फर्स्ट होना चाहिए। तो उससे उससे ही इसका आंसर करेक्ट किया जा सकता है, यानी आंसर हो सकता है फोर्थ वन। कोई डाउट नहीं है, आई होप आप ये बात जानते हैं। ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि 3247 के अंदर टेंशियोमीटर की सक्शन रेट पूछी है, सक्शन रेंज पूछी है। तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं 0.85 तक ये काम करता है ना? टेंशन रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सक्शन जो है वो पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो 0.85 बार के रूप में ही इसे सही माना जाना चाहिए। आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। आगे मूव करें तो एज़ेशन रीज़न के ऊपर पूछा है कि इरिगेशन रिड्यूस करता है फ्लक्चुएशन ऑफ सॉइल टेम्परेचर, जो कि एक सही बात है। इरिगेशन से सॉइल टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, कम फ्लक्चुएट होता है ना? रिड्यूस करता है। क्यों भई? क्योंकि पानी जो है वो लेट गर्म और लेट ही ठंडा होता है, ये बात आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा होती है। अब सर स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है? यानी 1 ग्राम हम देख सकते हैं कोई भी सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, है ना? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आपको हीट चाहिए, उसको आप स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो पानी की ये स्पेसिफिक हीट मिट्टी से तो कई गुना ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिखा है वाटर हैज़ लोअर हीट कैपेसिटी। नहीं, पानी की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा हीट को अब्ज़ॉर्ब कर सकता है। तो ये लोअर शब्द बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अज़म्पशन सही है, लेकिन रीज़न गलत है, राइट? और महामैराथन जब हमने कवर करी थी, कंप्लीट आईआरआई वाला चैनल पर भी हमने महामैराथन को आपके साथ शेयर किया था, तो वहाँ इस तरह से हमने आपको इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस दिया था। कि ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक हीट जो है पानी की देखो 1 बताई गई है। हम देख सकते हैं पानी की स्पेसिफिक हीट आप देख सकते हैं 1 बताई गई है, जबकि ऊपर देखिए मिनरल की जो है 0.2 भी अगर मान के चलें, तो अबाउट 5 टाइम्स हो गई पानी की स्पेसिफिक हीट। तो इस बारे में हमने चर्चा की थी। अब आगे बढ़ें तो रेड रॉट जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, किस क्रॉप की ये पूछा है? तो ऑफ कोर्स जनरल एग्रीकल्चर का सवाल है, आंसर होगा शुगरकेन। शुगरकेन के अंदर इस पर्टिकुलर हम देख सकते हैं जो फंगाई है, यानी हम देख सकते हैं ग्लोमेरेला अ, मेनेसिस जो हम देख सकते हैं, तो ये फंगाई के कारण ऐसा होता है। अब इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के बारे में अगर और आप जानकारी जानना चाहें, तो इस लिंक को आप कॉपी करते हुए पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने ये जानकारी रख दी है, तो आप इसे आसानी से वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो है, ये भी कई लोगों के दिमाग में डाउट था क्वेश्चन कि भाई शुगरकेन के अंदर जो हम क्रिटिकल स्टेजेस पढ़ते हैं जनरली, तो वहाँ शब्द इस्तेमाल करते हैं अपन फॉर्मेटिव स्टेज, है ना? फॉर्मेटिव स्टेज का मतलब क्या होता है कि भई स्टार्टिंग की जो फेज़ है जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है स्पेसिफिकली टिलर्स का, टिलरिंग को हम यहाँ पे फोकस करते हैं ना। फॉर्मेटिव स्टेज हमारे को ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो कुछ स्टूडेंट ने स्टेम एलोंगेशन को फोकस किया। उन्हें लगा कि स्टेम एलोंगेशन जो है वो सही आंसर होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हुआ। आंसर की में देखेंगे तो टिलरिंग दिया गया है। तो टिलरिंग ही सही आंसर होना चाहिए और इसका एक रेफरेंस भी जो है मैंने यहाँ रख दिया है। एसआर रेड्डी किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। यहाँ पे साफ-साफ आप देख सकते हैं अ, अच्छे से मेंशन की गई है ये बात। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि हम देख सकते हैं शुगरकेन के अंदर फॉर्मेटिव स्टेज और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टिलरिंग इन्होंने यहाँ साफ मेंशन किया है। तो इस कारण से आप एक अच्छे रेफरेंस के साथ इस बात को समझ सकेंगे कि जो भी क्रिटिकल स्टेजेस हैं आपको याद रहनी चाहिए। अच्छा व्हीट के लिए भी पूछी थी, तो व्हीट के लिए तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सीआरआई स्टेज जो है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज 23 दिन के ऊपर आती है ऑफ कोर्स। 21 दिन या 23 दिन की
अंतराल पे हम देख सकते हैं सीआरआई स्टेज देखते हैं, तो ये भी सवाल आया था आपके इसी एग्ज़ाम के अंदर, तो इसको भी हम अभी देखने वाले हैं। चलिए, अभी हम देखते हैं कि जो सेंटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। सीपीआरआई हम पोटैटो के बारे में देखते हैं, है ना? पोटैटो की बात हो रही है, ऑफ कोर्स इसका संबंध शिमला से होना चाहिए, है ना? अब ये देख सकते हैं क्रिज़ैफ जो है, जूट एंड अ, फाइबर्स जो है, इसका संबंध कहाँ है? बैरकपुर से किया जा सकता है। कॉटन का संबंध नागपुर से है और एनडीआरआई करनाल। एनडीआरआई करनाल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो अभी मैंने अपने चैनल पे रखा है, तो आई रियली होप आपने वो देखा होगा। अगर कंप्लीट वीडियो सीरीज़ आई होप आप देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कौन-सी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या रिव्यूज़ हैं, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। तो ख़ैर, इसका आंसर थर्ड होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना? और इन सब की डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर अच्छे से कवर करी है। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं नेशनल, इंटरनेशनल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया था। तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहें, तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगा। आप आराम से उसे चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा डाउटेबल लगा, बट स्टिल ये जनरल एग्रीकल्चर का ही है कि सब ट्रॉपिकल नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हम देखेंगे कि 3 बर्ड हम देख सकते हैं सेट 3 बर्ड सेट जो है वो 1 हेक्टेयर के अंदर कितने लगाए जाते हैं 1 साल के अंदर। तो इस तरह का सवाल है और इसको हमें याद ही रखना रहेगा और शुगरकेन कल्टीवेशन से रिलेटेड है, तो इसे हम याद रखेंगे अबाउट 40,000 सेट्स को हम यहाँ पे याद रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 32-53 यानी 3253 की अगर हम बात करें, आईसीआर डे कब मनाया जाता है? 2 सवाल आए हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड। 2 सवाल आए हैं, दोनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे ही, है ना? एक का आंसर है 16 जुलाई और एक में ईयर पूछ लिया है, तो 1929 जो है वो उसका ईयर है। जनरल एग्रीकल्चर की जो अगर शुरू के जो पन्ने होते हैं पॉपुलर बुक्स के अंदर, तो वो जनरल एग्रीकल्चर की जो स्टार्टिंग के पेजेज़ हैं, उनसे ये सवाल आया है। और ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ मैंने रख दी है कि इम्पेरियल हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है 1911 के अंदर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट पूसा उसको नेम दिया गया था इम्पेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1919 के अंदर हम देख सकते हैं इसको हम इम्पेरियल एग्रीकल्चरल इसका नाम इंस्टीट्यूट से है ना इस तरह से बदल गया एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया था और भी फर्दर डिटेल्स मैंने यहाँ रख दी है 1936 के अंदर क्या हुआ, 60 के अंदर क्या हुआ और स्पेसिफिकली एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें, है ना? कि भाई फाउंडेशन डे जो 16 जुलाई को मनाया जाता है और ईयर हम याद रखते हैं 1929 के रूप में, तो उसे भी आप याद रखेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं 3254 यानी जनरल एग्रीकल्चर में फर्स्ट केवीके को भी पूछा गया है कि भारत का पहला केवीके कौन-सा था? तो इसको भी आप ऑफ कोर्स याद रख पाते हैं कि हम देख सकते हैं कि जो पुडुचेरी है ना? तमिलनाडु के अंदर ये पहला खोला गया था, 1974 में खोला गया था आई थिंक, है ना? 19 से हाँ, बिल्कुल 1974 के अंदर पुडुचेरी के अंदर ये तमिलनाडु के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। अब ग्रीन हाउस गैसेज़ के ऊपर बात करते हैं, तो कई हो सकता है टर्म जैसे कि जो इसका आंसर है यानी एंट्रिक फर्मेंटेशन इसका मतलब ही नहीं पता होता कई बार हमें कि इसका मतलब क्या है। अगर हम इसका मतलब जानते तो इसमें सवाल के गलत होने की आशंका बिल्कुल नहीं रहती। लेकिन कुछ लोगों का आंसर गलत हुआ होगा तो बस इस कारण से ही हुआ होगा कि वो उस टर्म को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा होगा कि राइस कल्टीवेशन कर देते हैं, है ना? तो हो सकता है आंसर आपने फर्स्ट लगाया हो। लेकिन नहीं, रूमिनेंट्स या लाइवस्टॉक ये पिछले ईयर्स में भी आया है। लाइवस्टॉक्स जो होते हैं, है ना? लाइवस्टॉक का मतलब समझते हैं आपकी जो भी हम देख सकते हैं कैटल फार्मिंग हुआ है हमारी, तो उनके उनके द्वारा CH4 का जो एमिशन हो रहा है, CH4 यानी मीथेन का जो एमिशन हो रहा है, उससे संबंधित है एंट्रिक फर्मेंटेशन। एंट्रिक फर्मेंटेशन का संबंध इससे है और इसको मैंने यहाँ समझाने की भी कोशिश की है कि भई जो रुमेन होती है गाय की या हम कह सकते हैं जो भी हमारे कैटल्स हैं, उनकी जो रुमेन है, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो और हम देख सकते हैं शुगर या जो सेल्युलोज़ है, जो हार्ड हम जो भी चीज़ें वो कंज़्यूम कर रहे हैं, उनको तोड़ते हैं और इस कारण से हम देख सकते हैं जो गैस रिलीज़ की जा रही है, मीथेन रिलीज़ हो रही है, तो ये पर्टिकुलर गैस जो है एक मेजर कंसर्न कंसर्न है। मेजर कंसर्न है और इस बात का आप रेफरेंस भी देख सकते हैं दोस्तों। रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि आप कैसे जाँच करें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है ना? तो इसका आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। ये लिंक कॉपी करके आप पढ़ सकते हैं। ये बात इस लिंक पर साफ-साफ लिखी गई है, तो इस कारण से इसका आंसर आप थर्ड मान सकते हैं। डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, कहाँ स्थित है? ऑफ कोर्स आप जानते हैं, बच्चा-बच्चा जानता है, इसका संबंध जेनेवा में है। कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये भी बहुत फेमस सवाल है जनरल एग्रीकल्चर का। 23 मार्च जिसे अपन वाटर डे के रूप में मानते हैं, है ना? वाटर डे कह देते हैं। तो वाटर डे के रूप में आप याद रख सकते हैं, है ना? वाटर डे के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। वाटर डे के ऊपर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1930 के अंदर। तो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 सॉरी गलत बोल गया 1950 इसको याद रखते हैं। ये सवाल मैंने जो आपकी मैराथन ली थी एनवायरमेंटल साइंस उससे सीधा-सीधा आया है। है ना? एनवायरमेंटल साइंस की मैराथन मैंने आपके सामने शेयर की थी। इस कंप्लीट मैराथन में बहुत सारी चीज़ें हैं और ना सिर्फ आईसीएआर के एग्ज़ाम अब आने वाले फ्यूचर में
एनवायरमेंटल साइंस का जब भी एग्ज़ामिनेशन दें दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर चेक करें, क्योंकि हमेशा हर साल इसमें से सवाल ज़रूर बनेंगे। क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट सॉइल साइंस के पर्सपेक्टिव हैं, उन सभी मैंने यहाँ पे कवर किए थे। रामसर कन्वेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। 72 का स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ये सवाल ही कई बार एग्ज़ामिनेशन पूछा गया है, तो इसका संबंध ओज़ोन से है। तो ये सब बातें जो हैं आपको पता होनी चाहिए। बेसिल कन्वेंशन इम्पोर्टेंट है और ऑफ कोर्स ये तो एज़ इट इज़ जो हमने आपको नोट्स में या हमारे जो प्रेज़ेंटेशन है, ये एज़ इट इज़ ये लाइन रखी गई है मैंने। देखो अर्थ समिट एज़ इट इज़ मैंने रखा है रियो डी जेनेरो का, और आई होप आपका ये आंसर ज़रूर सही हुआ होगा अगर आपने एनवायरमेंटल साइंस को थोड़ा पढ़ा होगा तो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट जो हम देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट जो है 2002 में, सॉरी 2001 में आया था। 2001 में आया था। पीपीवी-एफआरए जिसे अपन कहते हैं। पीपीवी-एफआरए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बहुत ही क्रूशियल पॉइंट में से एक रहता है ना? तो इसके बारे में आप जानते हैं कि फार्मर्स अपनी वैरायटी को कैसे बचा के रख सकें, उसका प्रोटेक्शन उनके हम देख सकते हैं जो स्पेसिफिक राइट्स होते हैं, उनकी सभी की यहाँ चर्चा की जाती है ना? तो ये जो है 2001 में आया था पीपीवी-एफआरए एक्ट, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर यही होगा। आईआरआई वाला चैनल के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है पीपीवी-एफआरए पे, और हम देख सकते हैं ऋषभ सर ने बहुत अच्छे से उसके ऊपर अच्छे से डिटेल में बात करी है, तो आई रियली होप आप उस वीडियो को भी चेक करेंगे। इरिगेशन के अंदर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या है व्हीट के अंदर? ऑफ कोर्स बच्चे-बच्चे का सही आंसर होगा, है ना? क्राउन रूट इनिशिएशन जिसे हम कह रहे हैं, तो आंसर शुड बी द सेकंड वन, और कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, आंसर शुड बी द सेकंड वन। इसमें आपको मुझे रेफरेंस दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है और आंसर आप समझ गए, यही होना चाहिए। 3260 की अगर हम बात करें, नॉन कॉन्टैक्ट मेथड पूछा है, जिसमें कॉन्टैक्ट में ना आए हम, है ना? मैं इस तरह से हमेशा गन के रूप में कई बार स्टूडेंट को बताता हूँ कि भई ऐसे गन रख दी मेरे सामने, इंफ्रारेड लाइट निकल रही है उससे, तो बिना टच करे ही एक तरह से हम देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन जब मिल पाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है IEEE के अंदर, मेजरमेंट ऑफ सॉइल टेम्परेचर के अंदर। तो यहाँ साफ-साफ लिखा गया है कि जो हम देख रहे हैं थर्मोमीटर हैं, थर्मिस्टर्स हैं, थर्मोकपल्स हैं, इनका इस्तेमाल हम कॉन्टैक्ट के रूप में मिट्टी में कॉन्टैक्ट करवा के लेते हैं। जबकि यहाँ स्पेशली लिखा गया है इनके लिए जो हम देख सकते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स जो हैं, इनका इस्तेमाल जो है हम बिना टच किए ही कर सकते हैं, यानी नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के रूप में कर सकते हैं। आई होप ये आंसर तो सभी स्टूडेंट्स का सही होगा, तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर शुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3261। 3261 के अंदर हमें पूछा है कि सजेशन कह रहा है अ डार्क सॉइल इज वार्मर ऑन क्लियर डेज। काली मिट्टी ज्यादा गर्म होती है ना? क्योंकि काली मिट्टी का एल्बिडो जो है वो आधा होता है लगभग, हम कह सकते हैं लाइट कलर्ड मिट्टी के। तो कुछ लोगों को हो सकता है ऐसा हो कि सर ये बात हमें डाउट था कि ये फैक्ट है, क्या सही भी होगी, है ना? तो बिल्कुल ये सही बात है। ये मैंने टेबल आपके सामने रख दी है, इस टेबल से आप आराम से इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मैंने कई बार इसके ऊपर चर्चा की है कि जो ब्लैक सॉइल है ना? या ड्राई सॉइल के रूप में देखें तो उसका एल्बिडो 14 बनाया गया है। जबकि अगर हम इसका ब्लैक सॉइल मॉइस्ट कंडीशन में देखें तो इसका 8 बताया गया है ना? तो इसका अगर आंसर इस तरह से देखें, एल्बिडो ऑफ डार्क सॉइल इज़ अबाउट हाल्फ ऑफ द लाइट कलर्ड सॉइल। हाँ, लाइट कलर्ड सॉइल से भी इसे कंपेयर करें तो अगर हम कहें ग्रे सॉइल, अच्छा ग्रे सॉइल को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आई थिंक इसे ड्राई सॉइल और हम कह सकते हैं ब्लैक सॉइल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं। और जनरली मिट्टी का अगर हम स्टेटस देखें, तो इस तरह से उसका जो एल्बिडो है वो अबाउट हाल्फ कंसिडर किया जा सकता है। तो इसको हम गलत तो नहीं कंसिडर कर सकते। तो इसका आंसर मतलब लगता है कि रीज़न भी गलत है, सॉरी सही है, और असर्शन भी सही है। तो और स्पेसिफिकली देखा जाए तो असर्शन का जो रीज़न है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। एल्बिडो क्या होता है? आई होप ये बात आप जानते हैं कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, वापस रिफ्लेक्ट हुई है, ये जो प्रतिशत रिफ्लेक्ट होता है, इसे ही हम एल्बिडो के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। है ना? IARI के रूप में सुधीर सर आप जानते हैं, कई बार याद करवाते हैं। है ना? तो एल्बिडो का फ़ॉर्मूला क्या होता है ना? जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट अपॉन में जो इंसिडेंट लाइट है, उससे हम रिलेट करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कितनी है? 80%, तो हम कह सकते हैं 80 अपॉन में इंसिडेंट लाइट कितनी थी? 100%, तो एल्बिडो कितना निकल के आया? 0.8। तो ये 0.8 है, इसका हाई एल्बिडो हुआ। जैसे कि जो आइस है, स्नो है, यानी जो चीज़ें लाइट, या हमारी केस में आज जैसे कि हम बात करें लाइट सॉइल है, तो इनका जो है एल्बिडो ज़्यादा हो सकता है। रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो रही है उसमें लाइट। लेकिन जो चीज़ हम देखें ब्लैक सॉइल की, अगर हम बात करें, तो वो रिफ्लेक्ट कम करती है, उसमें टकरा के लाइट ज़्यादा नहीं जाएगी। वो काली ही दिख रही है मिट्टी हमारे को। वो मॉइस्ट है तो और ज़्यादा हम देख सकते हैं लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर सकती है। तो इसका मतलब इसका एल्बिडो क्या होता है? कम होता है, यानी डिक्रीज़्ड हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर आप समझ गए कि बिल्कुल दोनों बातें सही हैं और आपस में रिलेट भी की गई हैं।
आगे अगर हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 3 टू 6 2 के अंदर हम बात करें तो ओडीआर की वैल्यू पूछी है। आप देखेंगे पीएचडी एंट्रेंस का भी मैं जल्द आपके सामने डिस्कशन पेपर रखूँगा। तो उस पीएचडी एंट्रेंस में भी स्पेसिफिकली यही सवाल आया था। लेकिन वहाँ पे जो वैल्यू थी वो ग्राम की जगह मिलीग्राम रख दी गई थी। क्या रख दी? मिलीग्राम रख दी गई थी। है ना? तो आप इस तरह से देखेंगे इसका आंसर क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल 10 टू द पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट ये किताब में स्पेसिफिकली दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है आंसर सही ही होगा आपका। लेकिन अगर ये आपसे मिलीग्राम में पूछ लें, तो क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर -5 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आपको करना पड़ेगा। यानी तब उस केस में सेकंड आंसर सही हो जाएगा। लेकिन वो पीएचडी एंट्रेंस में आया था, यानी एआईसीई नाम से जो एग्ज़ाम देखते हैं आप, उसमें है ये। है ना? दोनों ही पेपर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप दोनों क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड देख सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहला 23 या हम कह सकते हैं पहला 3 टू 6 3 जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये आप चैलेंज कर सकते हैं। है ना? पहला क्वेश्चन आज का जो आप चैलेंज कर सकते हैं हमारे सेशन में, पहला सवाल जो आप चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोनों ही बातें सही हैं कि भई 30% H2O2 भी हमारे पास ऑफिशियल आंसर जो है हमारी किताब में दिया गया है। सॉइल एनालिसिस किताब मैं आपको कई बार रिकमेंड करता हूँ, मैंने कई सारे वीडियोज़ के अंदर बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो ये जो हमारी किताब है सॉइल एनालिसिस इसके अंदर पेज नंबर आप जैसे देख सकते हैं 263 के ऊपर साफ-साफ ये बात लिखी गई है कि जो हाइड्रोजन हम देख सकते हैं पेरोक्साइड है उसका कंसंट्रेशन 30% रिप्रेजेंट किया गया है। अब 30% इस ऑफिशियल ISSN की ही एक किताब के अंदर मेंशन किया है तो ऑफ कोर्स इसको हम कंसीडर तो कर ही सकते हैं। अब कंसीडर कर सकते हैं तो दोनों आंसर्स जो हैं आंसर की में आने चाहिए। अगर आपका सेकंड था आंसर तब भी आपको मार्क मिलना चाहिए और अगर आपने फर्स्ट किया है तब भी आपको आंसर में मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये स्थिति होनी चाहिए। अब देखते हैं एनटीए की तरफ से क्या आता है तो इसे आप चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गामा रे एटेन्यूएशन मेथड के अंदर क्या काम में लेते हैं? तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं सीज़ियम 137 काम में लेते हैं। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना? और हम बात करें हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स हैं। जो रिमोट सेंसिंग की सीरीज़ थी उसके अंदर मैंने ये चीज़ें साफ-साफ आपके सामने रिप्रेज़ेंट की थी कि मल्टी स्पेक्ट्रल कौन से हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल कौन से हैं। तो मल्टी स्पेक्ट्रल के अंदर मैंने बार-बार कई बार याद कराया है कि 3 टू 10 जो बैंड है वो उसकी रेंज है। इस पे भी स्पेसिफिकली सवाल आया है, अभी आप देखेंगे। इसके एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं कि आईआरएस यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग और लैंडसैट, स्पॉट ये सारे क्या हैं? ये हैं मल्टीपल स्पेक्ट्रल है ना? मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट्स हैं। और हाइपर स्पेक्ट्रल की बात करें, हाइपर स्पेक्ट्रल के अंदर और भी ज़्यादा बैंड्स हैं। सॉरी मोर देन 200 हम कहते हैं, 200 से ज़्यादा हम देख सकते हैं बैंड्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं हाइपर स्पेक्ट्रल और इसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने साफ-साफ अपने इन नोट्स के अंदर साफ-साफ रखा था क्योंकि ऑफ़ कोर्स IEEE से ही बनाए हैं, तो IEEE में साफ-साफ मेंशन है। एवरेस्ट जिसका फुल फॉर्म भी आपको एक इम्पॉर्टेंट याद रखना होता है, हाइपर रियॉन E1 भी इम्पॉर्टेंट याद रखना होता है ना? तो ये दोनों ही नासा की जो सैटेलाइट हैं, ये हाइपर स्पेक्ट्रल के अंदर आते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल और मल्टी स्पेक्ट्रल के अंदर साफ-साफ फ़र्क मैंने आपको कई बार पढ़ाया है इस बारे में। तो आई होप आप उसका आंसर आपने बिल्कुल सही किया होगा। एवरेस्ट इसका एक सही आंसर होना चाहिए। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 टू 6 की तो ऑफ कोर्स ये बैंड पूछे हैं मल्टी स्पेक्ट्रल तो साथ ही साथ अभी आपने देखा कि इसका आंसर होगा 3 टू 10 बिल्कुल पॉपुलर सवालों में से एक है। अब बैक स्कैटरिंग की बात पूछी है कि भाई बैक स्कैटरिंग कोएफिशिएंट तब निकालोगे ना, मान लेते हैं ये सरफेस है, तो लाइट आएगी और फिर वापस रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगी। तो ये जो लाइट हम भेजते हैं, खुद से भेजते हैं, ये हमारा एक्टिव सोर्स होना चाहिए। हम कोई लाइट खुद हमारा सोर्स के पास खुद की हमारी लाइट भेजेंगे और वो वापस आएगी तो हम उसको बैक स्कैटरिंग का मतलब वापस आई तो हमें कितना पता चला, है ना? बैक का मतलब क्या हुआ कि जो लाइट हमने भेजी, उसमें से वापस कितनी आई, उसके बारे में जाँच जो है वो ऑफ कोर्स किसमें होगी? एक्टिव वेव रिमोट सेंसिंग में होगी। पैसिव में क्यों नहीं होगी? क्योंकि पैसिव का सोर्स तो वो हो गया ना कि दोस्तों जो हमारा खुद की तरफ से सोर्स नहीं होता, जैसे सनलाइट है, सनलाइट आई, है ना? सनलाइट आती है और उसका ही एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन जब हम खुद कोई लाइट जनरेट करके भेज रहे हैं, एक एक्टिव सोर्स से खुद अपनी लाइट भेज रहे हैं, वो लाइट वापस कितनी आई, उसकी जाँच करें तो वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग के अंदर काम में ली जाने वाली चीज़ है। IEEE में ये साफ-साफ मेंशन भी है, तो आई होप आपने वो ज़रूर पढ़ा होगा। अब बात करें लोवेस्ट कैटेगरी एलसीसी की, है ना? एलसीसी के ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी रख रखा है, बहुत पॉपुलर वीडियो है, कई सारे लोगों ने देखा है वो वीडियो। तो आप समझते हैं कि सबसे छोटी यूनिट जो है वो कैपेबिलिटी यूनिट होती है। कैपेबिलिटी यूनिट सबसे छोटी है। सबसे ऊपर देखें तो क्लास है ना? उसके बाद अगर हम देखें तो सब क्लास है और उससे भी छोटे अगर हम देखें तो हमारे पास आती है यूनिट्स। सब क्लास के ऊपर भी एक सवाल आया था जिसमें कई स्टूडेंट का गड़बड़ हो गया। लेकिन
क्लासेस आप जानते हैं 4 और 4 यानी टोटल 8 हम देख सकते हैं क्लासेस हैं। सभी का एक डिफरेंट कलर है, सभी का एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन है जो आप जानते हैं। अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ईडब्ल्यूएस के रूप में जो आपको हम याद कराते हैं ईडब्ल्यूएस सी इस तरह से हमने आपको सब क्लासेस कभी याद करवाई थी। तो उसमें एस के ऊपर स्पेसिफिक सवाल आया है कि भाई सॉइल की जो लिमिटेशन है ना? रूट ज़ोन के अंदर कि भाई पानी नहीं पकड़ पा रही वो या मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा जल्दी निकल जाता है। मिट्टी के जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ स्ट्रक्चर से रिलेटेड शब्द का भी इस्तेमाल मैंने आपको महामैराथन में भी इसके ऊपर फ़ोकस किया था एस के ऊपर, है ना? मैंने वहाँ कुछ और स्ट्रक्चर के रूप में आपको ये सवाल दिखाया था। तो इस रूप में समझ सकते हैं यहाँ जो क्वेश्चन आया है एलसीसी के अंदर तो लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को उसको हम आंसर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं कि भाई मिट्टी का प्रॉब्लम जो है स्पेसिफिकली कहा जा सकता है। ड्रेनेज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ड्रेनेज का मतलब तो ये वाटर लॉगिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाटर लॉगिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिए तो हमें एक सेपरेट टर्म यूज़ कर रहे हैं कि भाई एक्सेस वाटर के लिए तो एक सेपरेट हमारे पास डब्ल्यू शब्द है, तो हमें एस का इस्तेमाल करना ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? थर्ड होना चाहिए। हाई वाटर टेबल भी नहीं हो सकता, इरोजन भी नहीं हो सकता, तो आंसर होना चाहिए थर्ड जो कि आंसर की में सही दिया गया है। अब ये क्वेश्चन भी कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं, नहीं, ये तो सही है एकदम, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बिल्कुल सही है। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है आपसे, है ना? एरिया का। तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर आप जानते हैं एलुवियल सॉइल है, तो ऑफ कोर्स सी होना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि भई ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल में कहें तो शायद रेड सॉइल को कंसिडर किया जा सकता है ना? तो रेड सॉइल को हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कहें ब्लैक सॉइल है, उसका एरिया बहुत ज़्यादा है। उसमें कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ रहा होगा कि भई लैटेराइट सॉइल और डेज़र्ट सॉइल। तो ऑफ कोर्स जो हम कहेंगे जो डेज़र्ट सॉइल है ना, यहाँ 29 मिलियन हेक्टेयर आपको IISS में मेंशन किया है और ये 25 मिलियन हेक्टेयर मेंशन किया है ना? तो ऑफ कोर्स आप समझते हैं कि जो हमारी डेज़र्ट सॉइल है, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लैटेराइट एंड लैटेराइटिक सॉइल। राइट? तो इस तरह से आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। डी सबसे कम है? हाँ, डी सबसे कम है। तो इस कारण से समझ गए आप आंसर होना चाहिए फर्स्ट। आई होप ये बात आप समझ चुके होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी भी डाउट हो तो ये रेफरेंस मैंने रख दिया है बिल्कुल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस IEEE पेज नंबर्स भी आपके सामने हैं, तो आराम से आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके? तो चलिए नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें तो 3271 का जो है वो कह रहा है स्टडी ऑफ द सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर की नज़र से अगर देखें, प्रिंट हो गया ये गलती से पॉइंट होना चाहिए, है ना? फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ऑफ कोर्स जानते हैं आप एडाफोलॉजी कहते हैं। अरे शुरुआत ही सॉइल साइंस की इसी से तो होती है। एडाफोलॉजी और पेडोलॉजी है ना? हम कहते हैं दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हो जाते हैं और इसी से हम शुरुआत करते हैं इन चीज़ों की। चलो ख़ैर, अब हम पूछ रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर डेप्थ के अंदर 1 हेक्टेयर का वज़न कितना होगा? तो बहुत ही फ़ेमस है, बहुत बार हम याद रखते हैं 2.24 इंटू 10 टू द पावर 6 रट रखा है हमने ये तो। है ना? 2.24 10 टू द पावर 6 पर ही केजी पर हेक्टेयर के रूप में हम याद करते हैं केजी पर हेक्टेयर। पर देखो इस बार यही किया है इन्होंने, यूनिट्स के ऊपर खेला है। यहाँ आप देख सकते हैं पीजी के अंदर इस क्वेश्चन पे खेले हैं ये लोग और पीएचडी के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओडीआर के अंदर इन्होंने यूनिट्स के अंदर गड़बड़ की है। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो यूनिट्स के ऊपर काम करना ज़रूर, यूनिट्स चेंज करना आपको आनी चाहिए। है ना? तो आपने देख सका केजी को टन में बदलना है, तो भई 1000 हम देख सकते हैं केजी बराबर 1 टन हो गया। है ना? तो इसका मतलब हो गया 3 ज़ीरो हमें कम करने पड़ेंगे। तो 3 ज़ीरो कम करें तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी द सेकंड वन। 3 ज़ीरो कम करने पड़ गए ना, तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ही आसान सा सवाल था। आगे बढ़ें तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन जो है देख सकते हैं कि 3273 के अंदर पूछा है बहुत ही फेमस सवाल कि सब सरफेस होरिज़न जो है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर पाया जाता है। तो बच्चा-बच्चा जानता है कि कॉलमनार रीजन के अंदर होता है। इसका रेफरेंस चाहिए अगर वो भी हम देख सकते हैं कि एक 100 नंबर पेज पर, है ना? सेंचुरी लगी जब आप फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस देखेंगे, IEEE के अंदर साफ-साफ यहाँ लिखा गया है। ये आपके पास रहती है बात कि सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स के अंदर आप देख सकते हैं प्रिज़्मेटिक और कॉलमनार जो है देखे जाते हैं। तो उसमें स्पेसिफिकली कॉलमनार आपका आंसर सही हो जाएगा। मूव अगर करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तो वो है कि 3275 के अंदर कि कैल्गन सॉल्यूशन क्या है? कैल्गन सॉल्यूशन सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बार-बार याद करते हैं, रटने वाला सवाल है ना? तो ये आप जानते हैं इसका आपने कई बार कंपोज़िशन भी याद किया होगा कभी ना कभी, तो आप समझते हैं सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इसका सही आंसर है। साथ ही साथ कैल्गन एक हम देख सकते हैं रिएजेंट भी होता है। सॉइल एनालिसिस के अंदर ही हम केमिकल एनालिसिस के अंदर केल्गन रिएजेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। चलो ख़ैर उसके बारे में कभी फिर कभी बात करेंगे। ये हमने देख लिया केल्गन हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है? मैकेनिकल एनालिसिस में जिसको हम काम में ले रहे हैं, डिस्पर्जन के लिए काम में रहे। अच्छा ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है जिसे आप चैलेंज कर सकते हैं, है ना? ये आप चैलेंज कर सकते हैं सवाल।
जो भी सवाल मैं कह रहा हूँ चैलेंज कर सकते हैं, उनको आप एक साथ लिस्ट कर लेना कि भई 3 टू 7, 6 और इससे पहले जो मैंने बोला था, है ना? मैंने भी आई थिंक एक बार अपने पास सामने जो नोटपैड है उसमें एक बार नोट किया था। पर ख़ैर आप एक लिस्ट बना लीजिएगा कौन-कौन सी चीज़ें आपको करनी है ना? तो ऑफ़ कोर्स इसके अंदर ये भी आप कर सकते हैं, कैसे? देखो आंसर ये मैंने IISS के ही लिया था मैंने। IISS के अंदर साफ-साफ यहाँ आप देख सकते हैं कि 451 नंबर पेज पे कैल्साइट का, है ना? कैल्साइट को ही जनरली लाइमस्टोन के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो कैल्साइट के अंदर टोटल सीएओ का परसेंटेज हमें 56% दिया है। दोस्तों मुझे एग्ज़ैक्टली तो नहीं मिला IISS में लिखा हुआ कि लाइमस्टोन में कितना परसेंट होता है। लेकिन हाँ, ऑफ़ कोर्स कैल्साइट के अंदर 56% दिया है। तो अब कन्वर्जन हम जानते हैं, है ना? कन्वर्जन की कई टेबल्स आप पढ़ते हैं कि भाई पी को P2O में कैसे बदलें, है ना? P2O को पी में कैसे बदलें, इस तरह की आप कन्वर्जन फैक्टर्स याद करते हैं। तो उसी दौरान एक कैल्शियम का कन्वर्जन फैक्टर भी आई होप आपने कभी पढ़ा होगा। तो ये होता है अबाउट 0.714, है ना? तो आसानी से आप जो आपको कैल्शियम का ऑफ़िशियल अमाउंट तो मिल ही गया 56%, है ना? तो 56% को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.714 से, तो अबाउट आप देखेंगे 39.98 जो है आंसर आएगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए, 39.7 क्लोज़ेस्ट आंसर कर सकते हैं। तो आंसर होना चाहिए 3rd, लेकिन आंसर दिया है 32। तो चांसेस आर देयर कि इसका आंसर एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल 32 तो एक रेलेवेंट आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? कैल्साइट को मैंने यहाँ देखो ज़ूम करके भी रख दिया। तो आई होप ये बात आप समझ चुके हैं। मूव करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इस तरह से रखा गया है, अ, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्या कह रहा है कि या 3277 के अंदर कि कौन-सा फास्फोरस का सोर्स नहीं है ना? अब कई बार मैंने आपको ये वीडियोज़ के अंदर याद करवाने की कोशिश की है। ये एक सेपरेट वीडियो है इम्पोर्टेंट मिनरल्स का, जिसमें सारे मिनरल्स को मैंने एक साथ लिस्ट कर दिया था, है ना? अपार्ट फ्रॉम दीज़ और भी हैं, लगभग 50 मिनरल्स हैं, है ना? ये 50 मिनरल्स जो हैं, आराम से आप देख सकते हैं। तो यहाँ कार्बोनाइट के ऊपर भी मैंने एक बार फ़ोकस किया था कि KCl, MgCl डॉट 6H2O जो है, ये इसके अंदर फास्फोरस नहीं आ रहा। तो ऑफ कोर्स आंसर क्या होना चाहिए? कार्बोनाइट शुड बी द राइट आंसर कि सर हाँ, बाकी सबके अंदर तो फास्फोरस है। अगर ये वीडियो नहीं भी देखा होता तब भी, या आपने कभी मिनरल्स को अलग से बैठ के याद नहीं भी किया तब भी आंसर सही हुआ होगा आपका। है ना? ये बहुत बेसिक सा सवाल है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको चीज़ें और बेहतर करनी हो तो मैं एक सोर्स दे रहा हूँ, आप ये पढ़ सकते हैं। बात करें कौन-सा एक एम्पिरिकल मेथड नहीं है इवेपोट्रांसपायरेशन का। ऑफ कोर्स ये जनरल एग्रीकल्चर या एग्रोनॉमी से रिलेटेड है। एग्रोनॉमी का सवाल है, वहाँ हम देख सकते हैं रेडिएशन मेथड, पेनमैन मेथड, है ना? और बेनले-क्रीडेल मेथड, ये तीनों मेथड हम पढ़ते हैं ईटी यानी इवेपोट्रांसपायरेशन जो है उसके एस्टिमेशन के लिए। आंसर होगा ऑफ कोर्स बॉर्न रेशियो, है ना? ये एक मेथड नहीं है ईटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें तो एफिकेसी के ऊपर सवाल आया है कि द एफिकेसी ऑफ प्री प्लांट एंड प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड जो होते हैं, जो आप मिट्टी में पहले ही डाल रहे हैं, है ना? वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी एफिकेसी मतलब एक तरह से आप समझते हैं उसकी कार्य क्षमता। वैसे तो एफिशिएंसी शब्द होता है, एफिकेसी भी इस तरह से ही कह सकते हैं कि समहाउ कि वो कितना इफेक्टिवली काम कर पाएगा। तो ये एफिकेसी जो है वो कम होगी सॉर्गम के अंदर। रीज़न दिया है कि सॉर्गम जो है वो लो मॉइस्चर स्टेटस के अंदर बनाया जाता है। बिल्कुल सॉर्गम जो है को पानी की ज़रूरत कम है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर सॉर्गम बहुत उगाया जाता है। हाँ, साउथ इंडिया में भी काफ़ी है, पर सॉर्गम का इस्तेमाल हम देखते हैं लो मॉइस्चर कंडीशन में किया जा सकता है। पानी की डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो हम कह सकते हैं सॉर्गम का वाटर डिमांड कम है, तो कम पानी की प्रेज़ेंस में इन जो हम देख सकते हैं हेर्बिसाइड का डिग्रेडेशन भी कम होगा। आप देखते हैं ना एडिक्वेट मॉइस्चर यानी फील्ड कैपेसिटी जो होती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म की एक्टिविटी होती है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज़्म अच्छे से रिएक्ट करेंगे तब जाके कोई हेर्बिसाइड टूटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कारण से कम पानी होने के कारण हम देख सकते हैं कि हाँ, भई कम हो सकता है इसका डिग्रेडेशन, है ना? स्पेशली एफिकेसी जो है उसकी कम हो सकती है। हाँ, एफिकेसी या उसकी कार्यक्षमता कम पानी के साथ वो उतना बेहतर काम ना कर सके। प्री इमर्जेंस में पोस्ट इमर्जेंस के अंदर उनको काम करने के लिए पानी की अमाउंट की भी सफिशिएंट ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी लो अमाउंट्स के कारण, तो इस कारण से उसकी एफिशिएंसी कम बताई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम वो करें तो 3280 के रूप में देखें, ये वैराइटीज़ हैं, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम था दोस्तों। ये इसका कोई रेफ़रेंस भी नहीं है मेरे पास, लेकिन आपने अगर कहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका रेफ़रेंस हमारे पास नहीं है और आंसर की में जैसा दिया गया है हम एक बार मान ले रहे हैं आंसर फ़ोर्थ होना चाहिए। बट मुझे इसका अभी कोई आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपके पास हो तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। 3281 की बात करें कि भई PRH-10 जो है ये भी हाल ही में करंट अफ़ेयर्स में था। करंट अफ़ेयर्स में थी ये बात, तो नई दिल्ली से रिलीज़ की गई है ये वैराइटी, राइस की बासमती की वैराइटी, और ये न्यूज़ जो है और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। देख सकते हैं आप 30 मई 2026 की ही ये एक हाई यील्डिंग वैराइटी पैडी ऑफ पूसा
राइस, है ना? हाइब्रिड पीआरएच-10 जो है, इसके ऊपर न्यूज़ आई थी, तो ये आप करंट अफेयर से भी आपको जुड़े रहना पड़ता है, तो इस कारण से आंसर वो होगा। मूव करें 3282 के ऊपर, तो आंसर पूछा है कि वीडी राइस जो है ना? गूगल पे आप जब सर्च करोगे ना वीडी राइस, तो वीडी राइस के नाम पे आपको इस तरह से लाल-लाल चावल ही दिखता है, लाल रंग का चावल दिखता है। तो उसका कारण आप समझते हैं कि रेड हम देख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। तो रेड स्पेसिफिकली कलर कहा जा सकता है एंडोस्पर्म का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो वो क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन इज नॉट अ स्पीशीज कॉम्प्लेक्स ऑफ जीनस ओराइजा। कौन सा ओराइजा का एक जीनस नहीं है ना? तो ऑफिशियल बुक्स के अंदर दिया गया है, टेक्स्ट बुक ऑफ जो हम राजेंद्र प्रसाद की जो बुक है फील्ड प्रोडक्शन की, तो उसमें यहाँ साफ साफ इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो उस क्लासिफिकेशन से आप देखेंगे कि सेटाइवा भी है, ऑफिसिनेलिस भी है ना? मेरियाना भी है, और साथ में आप देखते हैं रिडल भी जो है एक स्पेसिफिकली क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। लेकिन ये जो निर्वाणा नाम दिया है, कि निर्वाणा नाम जो है राइस के कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स आप समझ गए, रेफरेंस के साथ समझ गए कि आंसर ये होना चाहिए। 3284 की बात करें कि एमाइलेज़, ये तो बहुत आसान सा सवाल था भई, एन्यूलेज़ का संबंध एन्युलिन से हो सकता है ना? लाइपेज़ बच्चा-बच्चा जानता है, फैट से रिलेटेड है ना? एमाइलेज़ का संबंध स्टार्च से हो सकता है, पेप्सिन का संबंध प्रोटीन से हो सकता है, तो ये इसमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स एंजाइम की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर अभी बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो फ्लो है कि आप जानते हैं बहुत कॉमन है और एक इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है। ये जनरल एग्रीकल्चर के रूप में आपसे पूछा भी गया है। वही टर्म जो है एंजाइम, ये शब्द किसने दिया था ये भी पूछा गया है आपसे। तो ये जो शब्द है दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, एफडब्ल्यू कुन्हे ने दिया है ना? कुन्हे, कुहने कुहने ने दिया है, एफडब्ल्यू कुहने ने दिया है। और इसका एक रेफरेंस आप इस तरह से इंटरनेट पर भी आसानी से या कई किताबों में भी आपको मिल जाएगा। बहुत पॉपुलर है, टर्म 1878 में दी गई थी। फ्रेडरिक विलियम कुल्हे ने दी थी, और सबसे पहले ये फ्लो बिल्कुल ज़रूर याद रखिए, आने वाले वक़्त में आपके काम आ सकता है ये फ्लो, कि भई सबसे पहले 1836 के अंदर बर्जीलियस ने कैटालाइज़ शब्द दिया था। कुहने ने 78 के अंदर एंजाइम शब्द दिया। ब्रूचर ने ज़ाइमेज़ एंजाइम की खोज की, जो कि हम देख सकते हैं ईस्ट से बनाया गया है। और स्पेसिफिकली ये जो सवाल आपसे इस साल ही पूछा गया है कि जो यूरिएज जो ऐसा एंजाइम था जो पहली बार क्रिस्टलाइज़ किया गया था। तो ऑफ कोर्स अगला क्वेश्चन आप समझ गए, क्रिस्टलाइज़ कौन-सा किया गया? तो आंसर समझ गए आप, सेकंड यानी यूरिएज को क्रिस्टलाइज़ किया गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3287 की बात करें, सल्फर डेफिशिएंसी जो है वो येलोइंग दिखाएगी, और कुछ स्टेम्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। इसके ऊपर स्क्लेरेंकाइमा डेवलप हो जाता है। 3 नाम होते हैं, आई होप कभी ना कभी आपने पढ़े होंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कभी-कभी 11वीं कक्षा में हम पढ़ते थे, 12वीं, है ना? आप कहेंगे सर कल क्या पढ़ा वही याद नहीं है, आप 11वीं की बात करते हो। तो पर फिर भी आई होप थोड़ा तो आपको याद होगा। ये जनरली हम टिश्यू का क्लासिफिकेशन देते हैं पौधों के अंदर। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है वो हार्ड यानी रिजिडिटी के लिए होते हैं, पौधे की मजबूती के लिए होते हैं। इसका एक स्पेसिफिक शेप होता है ना? और कोलेन्काइमा आप देख सकते हैं कि भई घास ग्रासेस जो होती हैं कि भई काटा और फिर उग गई, है ना? तो उसका संबंध कॉलिनकाइमा या इंटरकैलरी वाले जो होते हैं उस तरह से चीज़ों के अंदर आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी कहीं न कहीं प्रोवाइड कराता है ये, और पैरेन्काइमा का भी संबंध इस तरह से ही हम देखते हैं, बेसिक फूड स्टोरेज के रूप में किया जाता है। तो आई थिंक आप इस तरह की बात जानते हैं कि दोनों आपस में बातें सही हैं, लेकिन रिलेट नहीं हो रही हैं, कि भई सल्फर डेफिशिएंसी जो है वो यंग लीव्स के अंदर हम देख सकते हैं, है ना? यंग लीव्स के अंदर हम इसके ऊपर भी सवाल आया है आगे वक़्त में। तो यंग लीफ के अंदर इसकी डेफिशिएंसी देखते हैं। अब स्पेसिफिकली कॉलन कायमा का बन जाना एक अलग बात है कि वही हार्ड हो गया। अ, हार्डनिंग जो है, हार्डनिंग के लिए कॉलन कायमा को बनना पड़ता है। तो हार्डनिंग से संबंधित है कॉलन कायमा, लेकिन उसका येलोइंग से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए दोनों अलग-अलग बातें हैं, इसलिए आंसर इसका सेकंड होगा। कौन-सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? ऑफ कोर्स बच्चा-बच्चा जानता है, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट दे रखे हैं, तो आंसर शुड बी द फोर्थ वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देख सकते हैं कि पूछा है 3289 के अंदर कि मोस्ट फोटोसिंथेसिस जो है किसके द्वारा होता है? दोस्तों बहुत ही कॉमन सवाल है ये, कई सारे बच्चों को पता होगा जो नीट की प्रिपरेशन करके आए हैं। नीट एग्ज़ामिनेशन के अंदर हम एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते भी थे कि भई एल्गी जो है, जो हम देख सकते हैं मेराइन एल्गी है, चाहे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये 80 से 90% बहुत बड़ा परसेंटेज है ये। याद रखिएगा 80 से 90% बहुत बड़ा परसेंटेज है फोटोसिंथेसिस का। कौन हैंडल करता है? तो हमारी मेराइन एल्गी करती है, तो आंसर होना चाहिए फर्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्रोमोप्लास्ट, है ना? मैंने एक वन शॉट वीडियो कवर किया था, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी पे, तो उसमें भी मैंने ये बात रखी थी, क्रोमोप्लास्ट के ऊपर बात रखी थी कि ये जो कैरोटीनॉइड्स हैं, जिसके अंदर कैरोटीन वगैरह आ रहे हैं, तो इस तरह से क्रोमोप्लास्ट, एक तो क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। एक है क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर कलर्स या पिगमेंटेशन का हम देख सकते हैं
रूल है। जैसे कि कैरोटीन की बात करी थी हमने, येलो पिगमेंट है ना? तो ये मैंने पूरा एक सेशन वन शॉट के रूप में कवर किया था। तो आई होप आप जानते हैं कि इस कारण से इसका आंसर फर्स्ट है कि भई क्रोमोप्लास्ट का संबंध प्लास्टिड्स से है और कैरोटिनॉइड्स इसके अंदर होते हैं। इसका संबंध फोटोसिंथेसिस से नहीं है, तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं होते। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑफ कोर्स फर्स्ट होना चाहिए। Chromoplusts are not photosynthesis photosynthetic because क्योंकि ये प्लास्टिड्स होते हैं जिसके अंदर एक कैरोटिनॉइड्स वगैरह हैं, इनका संबंध फोटोसिंथेसिस से नहीं है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स ये भी सवाल हमने इसी मैराथन जो हमने रखी थी प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें भी हमने ये रखा था, है ना? तो उसमें भी ये बात रखी थी कि भाई सेल वॉल जो है उसके उसके द्वारा जो मोशन होता है वो मैंने आपको इस तरह से बताई थी। ये स्लाइड वहाँ रखी गई थी कि भाई जो बाहर-बाहर से मोशन हो रहा है इस तरह से। और अभी आपको याद होगा एयर वाला चैनल पर भी मैंने जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स रखे थे, तो उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, फेमस सवाल हैं तो आते ही हैं। तो आप देखेंगे अंदर से जा रहे हो तो सिम्प्लास्ट बोल दो, बाहर-बाहर से जा रहे हो तो एपोप्लास्ट बोल दो। तो आंसर क्या होना चाहिए? एपोप्लास्ट होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आता है कि वही एम्पिरिक काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट पूछा है, नाम कब चेंज हुआ, इस तरह की बातें नहीं पूछ रहे। एस्टेब्लिशमेंट का ईयर, स्थापना कब हुई, फाउंडेशन डे जिसे अपन कह देते हैं, है ना? अभी हाल ही में अभी 16 जुलाई को हमने मनाया था। तो आप जानते हैं आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम देखें तो वो है असर्शन रीज़न का। हाँ, ये काफ़ी डाउट में है, कॉन्ट्राडिक्शन में है। मैं दोनों बातें आपको सामने जो भी साफ-साफ है रख देता हूँ कि भई आंसर की में क्या आया है और क्या आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में साफ-साफ बात कर लेते हैं। डायरेक्ट ड्राई सीविंग ऑफ द सॉइल इन फील्ड इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉड एंड एग्रीगेशन, जो कि एक सही बात है। दूसरी बात कि ड्राई सीविंग जो है ना? सूखी मिट्टी को आप ऐसे सीव कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स देगा विंड इरोजन के रूप में। बिल्कुल सर, हम याद करके आए हैं। वेट जो इस सीविंग होती है, इसका संबंध हम वाटर इरोजन से कर सकते हैं, जबकि ड्राई सीविंग जो है, उसका संबंध आप विंड इरोजन से कर सकते हैं। तो दोनों बातें सही हैं सर, हम ये जानते हैं, IEEE में साफ-साफ मेंशन की गई है ना? ये मैं आपके सामने ज़ूम इन भी कर देता हूँ इस चीज़ को। ज़ूम इन करके रख देता हूँ। ये बात यहाँ साफ-साफ लिखी गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एनटीए ने इसका आंसर माना है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं माना है। तो उसका रीज़न हो सकता है ये हो कि भई जैसा कि साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबल एग्रीगेट की बात हो रही है, तो हम देख सकते हैं इन ड्राई सीविंग टेक्निक द प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट व्हिच इज़ स्टेबल अगेंस्ट वाइब्रेटिंग एक्शन सिमुलेटिंग द स्कोरिंग इफेक्ट ऑफ द विंड इज डिटरमाइंड। ये एक जो लाइन है स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है कि क्यों हम विंड इरोजन का एस्टिमेशन या हम कह सकते हैं क्यों हम ड्राई सेविंग का इस्तेमाल जो है साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर सकते हैं। इसका सही एक कारण ये हो सकता है। लेकिन जो किताब हम देख सकते हैं कि भई एक बेटर पिक्चर देखता है और हाँ, ये जो साफ लिखी गई है ना बात कि ड्राई सेविंग एक बेटर पिक्चर देती है मॉइस्ट कंडीशन के अंदर, है ना? ये स्पेसिफिक लाइनें जो हैं आपस में हाइली कोरिलेटेड हैं। ये अगर लाइन आ जाती रीज़न के अंदर, जो अभी आप देख रहे हैं ड्राई सीविंग गिव्स अ बेटर पिक्चर वाली लाइन अगर आ जाती, तो ये पक्का फर्स्ट आंसर हो जाता। यानी रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था। लेकिन अभी ये लाइन आई है यानी ड्राई सीविंग ऑफ एग्रीगेट वाली लाइन आपके सामने रखी गई है। बट ऑफ कोर्स ये लाइन भी रिलेटेड तो है ही, तो हम चैलेंज ज़रूर कर सकते हैं इसको, है ना? करेक्ट अगर हो सकता है अगर एनटीए एक्सेप्ट नहीं करता है, तो मुझे लगता है उसका आंसर ये उसका रीज़न ये हो सकता है कि भई आपस में कुछ हो सकता है उन्हें कोरिलेट नहीं किया गया है। लेकिन हमारी समझ एग्ज़ाम में बैठकर अगर हम सॉल्व करते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट ही होना चाहिए। अगर हम अपना दिमाग लगाएँ, इस तरह की चीज़ें ना सोचें कि पहली लाइन, दूसरी लाइन क्या है और इस तरह की चीज़ें नहीं सोचें। सीधी सोच रखें कि भई इसी कारण तो हम देख सकते हैं कि भई ड्राई शेविंग का इस्तेमाल जो है क्लाउड और एग्रीगेशन के लिए कर सकते हैं, इससे ही रिलेटेड है। हाँ, एग्ज़ैक्टली तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एग्ज़ैक्टली तो आप तभी कर पाएँगे कि जब आप कहें कि फ़ील्ड कंडीशन वाली जो लाइन मैंने बोली कि ऑप्टिमम मॉइस्चर वाली कंडीशन पर हम देख सकते हैं ड्राई सॉइंग एक बेस्ट मेथड कहा जा सकता है। अगर वो लाइन होती तो पक्का फ़ॉर श्योर उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती। लेकिन ये भी जो लाइन है बिकॉज़ के साथ अगर आप इसको रिलेट करते हैं तब इसका रिलेशन बनेगा इससे कि डायरेक्ट ड्राई शेविंग है ना इसका इस्तेमाल करते हैं बिकॉज़ ड्राई शेविंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स है कैरेक्टराइज़ेशन का। तो बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, आंसर फर्स्ट होना चाहिए। अगर एंटी नहीं मानता है तो वो उसके ना मानने का रीज़न ये हो सकता है जो मैंने आपके सामने रखा है। ओके, तो आई होप क्लियर कट जो भी बात थी वो साफ
सब आप तक पहुँच चुकी है। अब बात करें कि भई बल्क डेंसिटी निकालना है, तो बच्चा-बच्चा जानता है m/v करते हैं हम। m की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 87.8, v की वैल्यू दे रखी है 73.6, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? फर्स्ट अबाउट 1.18 आता है, तो 1.19 मान सकते हैं आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ द हाई पोटेशियम? पोटेशियम सबसे ज़्यादा किसमें होगा? ये भी कॉन्ट्रडिक्शन में है, ये भी चैलेंज माँग रहा है एक तरह का, है ना? ये भी चैलेंज माँग रहा है। अब देखो यहाँ स्पेसिफिक टर्म अगर मस्कोवाइट की जगह माइका दे रखी होती, कि नहीं मस्कोवाइट शब्द ही इस्तेमाल नहीं करते, माइका करते। अब माइका के अंदर तो 2 लोग भी 3 लोग आते हैं, मस्कोवाइट भी आता है, हम देख सकते हैं बायोटाइट भी आता है, हमारा फ्लैगोपेलाइट है ना, फ्लैगोपेलाइट आई थिंक इस तरह से जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना? वो नाम हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फ्लैगोपेलाइट इस तरह का शब्द भी आता है। तो ये सारे क्या है? माइका के अंदर ही आ रहे हैं, शीट सिलिकेट में ही आ रहे हैं ये लोग। तो इनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है और हमारी किताबों के अंदर ये चीज़ साफ दी गई है। लेकिन बहुत फेमस सवाल है दोस्तों ये, मैंने कई बार एग्ज़ामिनेशन में देखा है, हाई पोटेशियम में जनरली एलाइट को ही सही माना जाता है। कई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी एलाइट को ही सही माना जाता है। तो आंसर और कुछ जैसे कि किताब में जो हमारे IEEE में ही देखें तो 436 के अंदर इस तरह से मेंशन भी किया है इन्होंने, एलाइट के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है कि बहुत नॉन एक्सचेंजेबल एंड टोटल पोटेशियम, गौर फरमाइए साफ-साफ लिखा है कि टोटल पोटेशियम वुड बी मोर इन द सॉइल रिच माइकेसियस, माइका वाली ही मिट्टी और स्पेसिफिकली एलाइट के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो आप कहेंगे कि सर माइकेशियस मिनरल तो हमारा माइका भी है ना? माइका खुद ही मतलब माइका के अंदर मस्कोवाइट भी और बायोटाइट भी आ गया और ऑफ कोर्स आपने वो रेफरेंस भी देखा है जिसके अंदर परसेंटेज दिए गए हैं, है ना? माइका के अंदर अबाउट 10% दे रखा है और उसके बाद हम परसेंटेज घटता हुआ देख रहे हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स उस रेफरेंस को रखते हुए आप चैलेंज कर सकते हैं, बट चांसेस आर कि शायद ये एक्सेप्ट ना हो। बट हाँ, हमें चैलेंज ज़रूर करना चाहिए। चैलेंज करने पर अगर अ ये आंसर अगर मस्कोवाइट हो पाए या मुझे लगता है अगर मस्कोवाइट हो पाता है तो इट विल बी गुड, बट चांसेस आर कि शायद ना भी हो, है ना? तो दोनों बातें जो भी थी मैंने आपके सामने साफ-साफ रख दी हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल एनालिसिस में भी आप कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि ओनली अप्रॉक्सिमेट रिजल्ट दे दिया, है ना? मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल यील्ड्स ओनली ओनली अप्रॉक्सिमेट रिजल्ट। हाँ दोस्तों, कोई भी सॉइल साइंस का अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो एग्ज़ैक्टली क्या कोई भी वैल्यू बता पाएगा? हाँ, हम ये ज़रूर कहते हैं मैकेनिकल एनालिसिस में इंटरनेशनल मेथड होता है पिपेट मेथड, एक होता है हमारा हाइड्रोमीटर मेथड। कि सर हाइड्रोमीटर मीटर मेथड में तो हमें अच्छे से याद है, कहते हैं कि नॉट एक्यूरेट, है ना? इसको तो आप लिखते ही हैं इसके अंदर तो नॉट एक्यूरेट है और पर हम कहते हैं लेस टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, इसको मोर एक्यूरेट ज़रूर कहा जाता है या मोस्ट एक्यूरेट ज़रूर कहा जाता है ना? लेकिन एक जना है ना, हाइड्रोमीटर मेथड है ना, जो लेस एक्यूरेट है तो उसका मतलब अप्रॉक्सिमेट रिज़ल्ट ही देगा। एक्यूरेट नहीं है तो अप्रॉक्सिमेट रिजल्ट ही देगा ना। तो मैकेनिकल एनालिसिस वैसे तो ऑफ कोर्स सैंड, सिल्ट और क्ले निकाल रहे हो तो आप पूरा 100% श्योरिटी में नहीं कर सकते क्लासिफाई। एक हाँ, अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ही आएगी। तो उसका और वैसे भी कोई भी आप नाइट्रोजन देख रहे हैं मिट्टी में, चाहे फास्फोरस देख रहे हैं, तो वो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इतना ही होगा। बहुत सॉइल बहुत डायनामिक है दोस्तों, तो एग्ज़ैक्टली कहना हर चीज़ का सही नहीं होता। तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सही तो है। और बात करें मोस्ट सिलिकेट्स हम देख सकते हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6 टू दिस, बिल्कुल ये बात भी सही है। ये इनको अपन हैवी मिनरल्स के अंदर कंसीडर करते हैं, है ना? हैवी मिनरल्स के अंदर कंसीडर करते हैं तो ये बात भी सही है। तो लेकिन ये एनटीए ने इसका सही सही क्या मान लिया? हम कह सकते हैं सही रीज़न भी मान लिया है। इसको ए माना गया है लेकिन हमें लगता है इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि आप इसे भी चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि यही इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरी नज़र से मुझे जितना समझ आता है कि मुझे लगता है ये एक सही एक्सप्लेनेशन थोड़ी हुआ कि हम इसको अप्रॉक्सिमेटली नाप पाते हैं। हाँ, मिट्टी बहुत डायनामिक है, इस कारण से होगा लेकिन स्पेसिफ़ाई कर देना कि भई स्पेसिफ़िक ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से हम मैकेनिकल एनालिसिस अप्रॉक्सिमेट ले पा रहे हैं। तो शायद मुझे लगता है इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है हाँ, चैलेंज किया जा सकता है इसका फर्स्ट होना चाहिए सेकंड होना चाहिए आंसर। और रेफरेंसेस मैंने यहाँ रख दिए हैं। मैकेनिकल एनालिसिस अगर याद ना आ रहा हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, है ना? ये रेफरेंसेस रखे गए, अच्छा ये रेफरेंस वहाँ रखना था गलती से यहाँ आ गया, है ना? पोटेशियम वाले में रखना था, ये थोड़ी-सी गलती हो गई, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपको जो परसेंटेज मैं कह रहा था, ये देख सकते हैं। परसेंटेज दिए गए हैं माइका का आप देख सकते हैं 10%, इलाइट में 4 टू 6%। तो कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में है कि भई जब दे रखा है इलाइट का तो फिर अब क्या करें, है ना? तो हाँ, सुधीर सर ने भी अपने वीडियो में बताया है साफ-साफ इस चीज़ को कि आप जो किताब है नेल्सन वाली तो उससे भी आप इसे
चैलेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल चैलेंज तो करना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट ना होने का कारण भी मुझे लगता है, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ चैलेंज तो उसका रीज़न क्या है, वो मैंने आपके सामने शेयर करने की कोशिश की है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करें तो 3297 के अंदर पूछा है कि बताओ, बहुत आसान सा सवाल है कि 3 फ्रैक्शंस मिलाएँ अगर मिट्टी में तो उसको ऑफ कोर्स मैट्रिक्स कहते हैं, सॉइल मैट्रिक्स ही तो है। फ्लैश हम कह देते हैं क्ले को, स्केलेटन हम सैंड और सिल्ट को कह देते हैं, है ना? सैंड एंड सिल्ट जो है बड़े पार्टिकल हैं, वो हमारा स्केलेटन है, जबकि फ्लैश हमारा मेन, जहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फ्लैश यानी क्ले है। क्योंकि मैट्रिक्स जो है मिट्टी का जो सारा सब कुछ मिला के सॉइल मैट्रिक्स बनता है। उसी का तो पोटेंशियल हम सॉइल मैट्रिक्स पोटेंशियल के रूप में समझते हैं। चलो ख़ैर, ये भी बहुत आसान सा सवाल था कि कौन-सा क्ले मिनरल का ग्रुप है, ऑफ कोर्स एल्यूमिनो-सिलिकेट जो है ना? एल्यूमिनो-सिलिकेट कह सकते हैं, या सेस्कियो ऑक्साइड, फेरस और एल्यूमीनियम दोनों को मिला के देखें तो सेस्कियो ऑक्साइड ग्रुप आ सकता था। बट अभी हमारा आंसर क्या होगा? एल्यूमीनियम सिलिकेट हो सकता है। मूव करें 59 नंबर क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर बेस्ड है, और हम देख सकते हैं कौन-सा लॉ आता है यहाँ पे, याद है आपको? अ, जो हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन वाला लॉ जो था, क्या नाम था उसका? अ, मैं मिस कर रहा हूँ उसका नाम। बीएस लैम्बर्ट लॉ। आप कहेंगे कि सर आपको ऐसे-ऐसे इशारे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये हम सब समझते हैं, है ना? अरे दोस्तों, क्या करें, चीज़ों को दिमाग में एकदम फिक्स रखने के लिए हम नेमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले नेमोनिक याद आती है, तो बीयर्स लैम्बर्ट लॉ के अंदर आप साफ-साफ समझते हैं कि ये रेंज दी गई है ना? A-2 लॉग परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस, बहुत फेमस इक्वेशन है, कई बार याद करवाते हैं हम, आंसर आता है सही है ही। 330 जो है बीच पे आ गए हैं, अबाउट हाफ कर दिया है हमने, ये पेपर कंप्लीट कर दिया है। ज़िंक डेफिशिएंसी ऑफ कोर्स प्लांट के हम देख सकते हैं मिड पोर्शन के अंदर देखी जाती है। तो जहाँ भी मिड बात रखी गई है, मिड ड्रिप्स है ना, बिटवीन मिड ड्रिप्स एंड हम देख सकते हैं लीफ मार्जिन्स, तो यही मोस्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। पर्पल डिस्कलरेशन तो ऑफ कोर्स फास्फोरस से रिलेट हो सकता है। व्हाइट स्ट्रिप्स का संबंध लीफ मार्जिन के ऊपर, व्हाइट स्ट्रिप्स का संबंध तो ज़िंक से तो नहीं होना चाहिए। मैंगनीज़ आई थिंक मोलिब्डेनम, मैंगनीज़ शायद हो सकता है कहीं न कहीं। लेकिन येलोइंग ऑफ यंगर लीव्स तो सल्फर डेफिशिएंसी हो गई, है ना? तो आंसर इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए? थर्ड होना चाहिए। मिड-रिप्स के अंदर जो कह रहे हैं, तो यही होना चाहिए। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर अब। तो दोस्तों आधे लगभग पेपर हमने कवर कर लिया है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो वह है 3301। तो वहाँ कह रहा है कि व्हिच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज़ यूज्ड फॉर बायोफोर्टिफिकेशन, यानी व्हीट और राइस की बायोफोर्टिफिकेशन, यानी ऐसा क्या जोड़ दें हम व्हीट और राइस के अंदर कि वो बेहतर प्रोडक्ट बन जाए, जो कि हमारे देखते हैं ना, स्पेसिफिक अपनी अपनी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बेटर क्रॉप का बेटरमेंट के लिए है। तो उसका आंसर ऑफ कोर्स जिंक है, जिंक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन के अंदर किया जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीनॉइड्स वगैरह का संबंध आपको याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ इस तरह से। कई बातें हम याद करते हैं बायोफोर्टिफिकेशन से रिलेटेड, राइस के अंदर जो स्पेसिफाई किया जाता है। चलो ख़ैर, अभी आगे मूव करें तो वो है पैडी का जो स्ट्रॉ है वो 80:1 दिया गया है, जो कि एक बात सही है ना? इतना ज़्यादा होता है, व्हीट का भी लगभग इतना ही 82 या समथिंग इतना ही है। तो सीएन रेशियो इतना जब ज़्यादा है तो इसको मिट्टी में डालोगे तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन विल इंक्रीज़ स्लोली, बहुत धीरे-धीरे बढ़ेगी। बिल्कुल, अगर सीएन रेशियो वाइड होता है, बहुत सीएन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, तब बैक्टीरिया उसको आसानी से कंज़्यूम नहीं कर पाएँगे। मतलब ज़्यादा होने का मतलब एक नाइट्रोजन पे बहुत सारे कार्बन उपस्थित हैं, है ना? बड़ा होने का मतलब एक का नाइट्रोजन में बहुत सारे कार्बन उपस्थित हैं, इनको नाइट्रोजन चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जैसे मान लो कि अगर ये सीएन रेशियो छोटा है, अगर मान लेते हैं 1:20 है, 1:10 है ना? इस तरह से है। तो अगर ये छोटा छोटा रेशियो होता है, तो उस तरह से हम, या 20:1 है सॉरी, है ना? छोटा अगर रेशियो है, तो उस स्थिति में आसानी से हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन दिखा पाते हैं। तो द स्ट्रॉ इज़ लो न्यूट्रिएंट फूड, हाँ, एक तरह से इसी बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि लो न्यूट्रिएंट फूड हो गया ना, कि भई इतना मुश्किल है इसको तोड़ना, तो न्यूट्रिएंट फूड उनके लिए नहीं है वो बेहतर। तो इस कारण से इसका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, हाँ, इसका भी थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टिंग है। इसका हमें रेफरेंस नहीं मिला दोस्तों कि भई ये बात कहाँ लिखी गई है। अब रेफरेंस नहीं है तो हम इसे चैलेंज नहीं कर सकते कि भई कितना होना चाहिए। तो जो दिया है उसे मानना पड़ेगा, है ना? आंसर का आंसर 60 टू 70% दिया गया है। अगर आपके पास कोई रेफरेंस हो या आपको ऐसा हो कि आप चैलेंज करने वाले हैं इसे, तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आई थिंक अभी जैसा है उसे मानना पड़ेगा कि भई सॉइल ह्यूमस जो है वो मिट्टी का लगभग हम देखते हैं 60 से 70% हिस्सा बनाता है।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि एनाएरोब्स जो होते हैं, जिनको बिना ऑक्सीजन की ग्रोथ करनी होती है, ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, है ना? तो वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन चाहिए होता है इनको, है ना? कंपेराइजिंग अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन में ही होते हैं ये, इनकी संख्या बहुत कम होती है। ग्रो बेस्ट एट वाटर लॉग कंडीशन बिल्कुल जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, उस स्थिति में ये ग्रो करते हैं, बिल्कुल। अ मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोस्ट एक्टिव एट फील्ड कैपेसिटी बिल्कुल। मेजॉरिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मीज़ोफाइल, है ना? एक मॉडरेट टेम्परेचर जो हम 25 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर देखते हैं, यहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको एडिक्वेट पानी मिलता है, फील्ड कैपेसिटी वाला पानी मिलता है। ये मैंने आपको मेंशन भी किया था, जब फील्ड कैपेसिटी वाला पानी मिलता है, तब ये आसानी से तोड़ पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रेसिड्यूज़ जो है, उसे तोड़ पाते हैं। रेसिड्यूज़ को तोड़ पाते हैं, चाहे फिर वो हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है या हमारा ह्यूमस है, किसी भी प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू है, सबको तोड़ पाएँगे। अच्छी एक्टिविटी दिखा पाएँगे जब फील्ड कैपेसिटी वाली स्थिति होगी तो। तो दोनों बातें अलग-अलग हैं ना, एक माइक्रोब की बात कर रहा है, एक हम देख सकते हैं एनारोब की बात कर रहा है। तो दोनों बातें अलग हैं, समझ गए आप? तो दोनों बातें अलग हैं, तो इस कारण से मुझे लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अगर हम देखें तो आंसर होना चाहिए सेकंड। बिल्कुल दोनों अलग-अलग बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो प्रोटोज़ोआ कौन नहीं है? है ना? हमारी IEEE के अंदर साफ-साफ लिखे गए हैं, 4 ग्रुप लिखे गए हैं प्रोटोज़ोआ के। एक है मैस्टिगोफ़ोरा, एक है सार्कोडीना, एक है सीलोफ़ोरा, एक है स्पोरोज़ोआ, है ना? तो ये चारों ग्रुप आई होप आप जानते हैं, इनके एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ रखे गए हैं। अमीबा बहुत फेमस है, पैरामीशियम बहुत फेमस है। जिनके पास कोई ऑर्गेनेल नहीं है, ये भी बहुत फेमस है। इसको हम स्पोरोज़ोआ कह सकते हैं। तो और गायरिडिया लैम्ब्लिया ये भी क्या है मेस्टिगोफोरा के अंदर आ रहा है। तो बस एक नया नाम इसमें जो लिलियाटा दे रखा था ये एक सही नहीं है ना? सिलियोफोरा ये सारे तीनों जो है हम क्या कह सकते हैं प्रोटोज़ोआ के अंदर आ सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इंसेप्टिसोल कम है डेज़र्ट सॉइल के अंदर या रेयर है? अब एक बारे में जब जनरली दिमाग में इमेज होती है कि इंसेप्टिसोल तो एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एरिडिसोल सारी एक जैसी लगती है हमारे को दिमाग में। तो ऐसा लगता है कि हाँ, सही है स्टेटमेंट तो। सॉरी लगता है गलत है स्टेटमेंट तो कई स्टूडेंट्स ने मुझे लगता है कि फोर्थ लगाया होगा आंसर, है ना? बट ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना? आप पढ़ेंगे जब किताबों के अंदर तो इंसेप्टिसोल सेपरेट अलग है ऑफ कोर्स हम कहेंगे एरिडिसोल से और उनका एक रीज़न क्या हो सकता है मॉइस्चर रेज़िम का रिस्ट्रिक्शन मॉइस्चर रेज़िम अलग-अलग होना एक बड़ा कारण है ना? एक हम ज़ेरिक पढ़ते हैं बिल्कुल डेज़र्ट सॉइल में तो ज़ेरिक वाली कंडीशंस हो जाएँगी, है ना? वो एक तरह की ओडिक वाली कंडीशंस हो सकती हैं इंसेप्टिसोल के अंदर जो अ, है ना? या उस्टिक वाली कह सकते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा उस्टिक है। हाँ, ऑस्टिक सबसे ज़्यादा है, 72% होता है आई थिंक। तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि भई उसका संबंध इंसेप्टिसोल से हो सकता है ना। तो हाँ, बिल्कुल दोनों बातें सही हैं और एक-दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं कि हाँ, आप कहें कि कुछ प्रूफ दे दो हमें, हम नहीं मान सकते आपकी बात, आप पे विश्वास थोड़ा कम है हमें। अच्छा तो आप ये है 57 नंबर पेज के ऊपर देख सकते हैं। है ना? ये मैंने रखा है डेज़र्ट सॉइल के बारे में रखा है। तो डेज़र्ट सॉइल की क्लासिफिकेशन में हम देख सकते हैं इंसेप्टिसोल का नाम नहीं है। है ना? इंसेप्टिसोल का नाम नहीं है, तो इस बात को आप आसानी से समझ पाएँगे कि हाँ भाई, इंसेप्टिसोल अलग है एरिडीज़ोल से, है ना? ठीक है। आगे बढ़ें तो हम डोकोचाइव का ईयर याद रखना पड़ेगा। मेरे पास रेफ़रेंस नहीं है और 18 अप्रोक्स 100 का ऑफ़ कोर्स हम याद रखते हैं। IEEE में 1900 दे रखा है। 1900 का संबंध हमारे ज़ोनैलिटी कॉन्सेप्ट पे दिया जाता है ना? ज़ोनैलिटी कॉन्सेप्ट हम कह देते हैं, ये दिया जाता है। तो इसके नियर आई होप आंसर किया गया हो सकता है 1889 लेकिन अगर आपको लगता है IEEE नहीं IEEE में कुछ बच्चों ने बताया कि दिया गया है, तो आप मुझे रेफ़रेंस बताइएगा। मैंने अभी इतना ज़्यादा ढूँढा नहीं क्योंकि ये चैलेंजिंग नहीं था इतना तो ज़्यादा मैंने फ़ोकस नहीं किया इस पे। 1889 सही माना गया है। आगे बढ़ें तो हाफ लाइफ मैंने कई सारी हाफ लाइफ आपको रेडियोलॉजी का रेडियो एक्टिविटी का जो कंप्लीट मैंने वन शॉट रखा था हमारी क्लासेस के अंदर भी मैंने बताया था रेडियो एक्टिविटी के ऊपर मैंने कई सारे हाफ लाइफ बहुत याद कराने की कोशिश की थी मैंने कहा था ज़रूर याद करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है मैंने कहा था अभी भी है ना अगर मान लेते हैं 1 साल 2 साल बाद इस वीडियो को देख रहे हो तब भी इस टेबल का रेलेवेंस बहुत ज़्यादा रहेगा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जामिनेशन उठा के देख लोगे ये सवाल यहाँ से ज़रूर आते हैं कार्बन 14 याद रखना बहुत ज़रूरी है, रेडियम याद रखना ज़रूरी है, सीडियम 100 अभी 137 का तो आ ही गया 30 ईयर्स है ना? ये भी एग्ज़ाम में अभी आए हैं आपने देखा होगा। मैंने आपको सल्फर 87 याद कराया था, सल्फर से 87 याद 87 याद रखना है, फास्फोरस 32 याद रखना है हमें। तो ये 10 के 10 हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर होगा 30 और इसी तरह से एक और सवाल भी आगे देखेंगे आप।
खैर, अभी बात कर लेते हैं 2,4-D के ऊपर, काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन था, कई बच्चों को डाउट है इसमें, तो नो डाउट इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ही होगा, यानी 14 से 30 दिन ही एक सही आंसर है। कहाँ दिया है सर? तो ISSS के अंदर ही दिया है दोस्तों। कौन-सी ISSS सर? पुरानी वाली यानी फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। कौन-सा पेज नंबर सर? पेज नंबर 683, मतलब लास्ट वाला सॉइल पॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, वहाँ ये साफ-साफ टेबल रखी गई है ना? तो इस टेबल से नॉन परसिस्टेंट वो लोग हैं, जिनके 30 दिन से कम के अंदर जिसका डिग्रेडेशन हो जाता है, और जिनका 100 दिन से भी ज़्यादा लग जाते हैं वो परसिस्टेंट हैं, और जो मॉडरेट हैं वो बीच के ये लोग हैं। तो ये एलडी कार्ब चल तो ये अब तो क्या हो गया है, बैन हो गया है ना? और बाकी सारे जो है मैलाथियोन चलो भी ठीक है, और 2,4-डी यहाँ नाम आ रहा है ना? ऑक्सामाइन है ना? एग्रोकेमिकल्स की जो कंप्लीट सीरीज़ है हमारी, वो आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। एग्रोकेमिकल्स के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने कवर किए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। तो आंसर आई होप समझ गए, इसका आंसर सही दिया गया है, तो चैलेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है। हाँ, इसका मुझे रेफ़रेंस नहीं मिला दोस्तों, और थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा मुझे इसका आंसर, कि भई नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज़्यादा किसमें माने जाए। वैसे अंदाज़ा लगा के देखते हैं तो आंसर आसानी से समझ आता है कि भई हॉट्स है तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट सबसे ज़्यादा हो सकता है। तो डी का तो 4th होना चाहिए, तो डी का 4th 2 ऑप्शन में दे रखा है। अब उसके साथ हम चलें, पोल्ट्री के साथ रिलेट कर सकते हैं, है ना? तो देखा जाए तो पोल्ट्री का ऑफ कोर्स 13 पॉइंट इस तरह से कम वाले वैल्यू रख सकते हैं। सबसे कम मैं जज करूँ तो मुझे लगता है कि अ, डेयरी कैटल्स के अंदर हो सकता है A का थर्ड, है ना? तो A का थर्ड, और इससे रिलेट करें तो थर्ड आंसर बन रहा है ना? तो ये अंदाज़ा लगा के किया है मैंने कि भई शायद ऐसा हो सकता है। एग्ज़ैक्ट डाटा के साथ नहीं किया है। एग्ज़ैक्ट डाटा तो मेरे पास ये है अभी, AWS के अंदर दे रखा है पेज नंबर 604 के अंदर। अब इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आंसर कुछ और ही निकल आएगा, है ना? इसके अकॉर्डिंग करोगे तो आंसर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तो वैल्यूज़ कुछ और परसेंटेज में दी गई हैं, है ना? ये परसेंटेज वैल्यू दे रखी हैं, ये टन प्रति हेक्टेयर में पूछा है ना? टन पर नहीं, केजी पर टन के रूप में पूछा है। तो इस कारण से वैल्यू आई थिंक वेरी कर रही हैं, और जो है आई थिंक मुझे लगता है मान लेना चाहिए। ऑब्जेक्शनेबल नहीं है ये क्वेश्चन, बट जो है मैंने आपके सामने बात रख दी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम देखें तो हाँ, ये बहुत आसानी से आपको आईटी प्लस में साफ-साफ लाइनें दिखेंगी कि ये भी आता है कई सारे एग्ज़ाम में। एफएसओ कब आया था? है ना? तो याद रखें 1985 में आया था। कितना परसेंटेज याद रखेंगे? तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, ये है 46% है वो, और 42.5% इसमें क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉल्युबल होता है। ये सेम क्वेश्चन जो है सॉइल साइंस पीएचडी के पेपर में भी आया है। अभी यानी 2026 वाला जो एग्ज़ाम है, इसी में ये सवाल आया है। तो प्लीज़ इसको याद रखें कि ये पैराग्राफ है पूरा IEEE में 592 के अंदर, ये साफ-साफ बात यहाँ रखी गई है। 46% P2O5 एंड 42.5% वाटर सॉल्युबल P2O5, राइट? आई होप ये बात आपको समझ में आती है, आपका सवाल आप ज़रूर सही होगा। ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा अंदाज़े से सॉल्व करना पड़ेगा हमें। मैंने आपको कई चीज़ें समझाई थी कि भई ज़ूम इन करते हैं, है ना? जब आप इस तरह की बात करते हैं, ज़ूम इन करते हैं, तो वो बड़ा स्केल कहा जाता है। ज़ूम आउट करते हैं, जब आप ना गूगल मैप पे जाएँगे, ज़ूम आउट कहा जाएगा। ज़ूम आउट करने में मतलब बड़ी दृष्टि में ऊपर से देख रहे हो, तो बहुत बड़ी रेंज कवर हो रही है, तो आप उसको स्मॉल स्केल कह देते हैं। इस तरह की बातें मैंने कहा था आपको कि बड़ा नंबर है ना? लार्ज नंबर है। नंबर इस तरह की मैंने आपको बातें समझाई थी, महामैराथन में भी साफ-साफ समझाई थी कि बड़ा नंबर है ना? तो लार्ज नंबर है तो उसको स्मॉल स्केल कहा जाता है। स्मॉल स्केल कहा जाता है कि भई कम, उसमें एक बहुत बड़ा एरिया आप देख पा रहे हैं, है ना? स्केल छोटा कहा जाता है उसको। और जबकि आप ज़ूम इन करते जाएँ, तो उसे आप क्या कह सकते हैं? लार्ज स्केल कह सकते हैं। लार्ज नंबर, नंबर बड़ा होता है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अंदर घुसते हैं तो नंबर छोटा हो जाता है। नंबर छोटा हो जाता है तब आप कहते हो लार्ज स्केल। नंबर समझे क्या? जैसे कि 4000, 10,000 एक छोटा नंबर है। लेकिन लाखों की बात करें, 10 लाख, 50 लाख, ये बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर है, लेकिन स्केल बोला जाता है स्मॉल स्केल है। तो मैंने वहाँ अच्छे से आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश की थी। आई होप आप जानते हो। इस तरह के कॉन्सेप्ट से भी आप रिलेट करके अंदाज़ा लगाएँगे तो आसानी से आप आंसर कर पाएँगे कि भई बहुत ज़ूम आउट कर रखा है, तो बहुत बड़ी रेंज कवर होगी, तो सी का 4th आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सी का 4th देखो 2 जनों में दिया हुआ है ना? तो सी का 4th 2 में ही दे रखा है, और डी का अगर हम देखें तो उस हिसाब से सबसे छोटी बात देखें, सबसे छोटी रेंज 1 टू 5 मीटर, तो ये सबसे छोटे मतलब नंबर के साथ रिलेट करें तो फर्स्ट होना चाहिए। तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, तो बी का फर्स्ट, सी का 4, और डी का देखें अगर हम, तो 50,000 वाला होना चाहिए, डी का सेकंड होना चाहिए। तो आंसर आई थिंक हाँ, बिल्कुल सही, सेकंड सेकंड दिया है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अगर पकड़ रखा हो, चीज़ों को ध्यान से समझ के चल रहे हों, तो आंसर आप आसानी से कवर कर पाएँगे।
ये फिर मैं कह रहा था आपको टेबल जो मैंने याद करवाई थी, एक और सवाल आया है, ऑफ कोर्स आंसर सेकंड होगा। कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आई होप, है ना? तो आगे बढ़ सकते हैं। ये भी जो हमारी रिमोट सेंसिंग की सीरीज़ है, जो मैंने यूट्यूब पर रख रखी है, 8 वीडियोज़ मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर कुछ नहीं गया। ये भी मैंने अपनी वीडियो सीरीज़ में साफ-साफ बताया था कि एनडीवीआई इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन साथ-साथ में थोड़ा दिमाग में इसको भी रखना, एनडीडब्ल्यूआई को भी रखना, ये मेरे शब्द थे उस वीडियो में। मैंने वहाँ साफ-साफ आपको ये शब्द रखाई है मैंने वहाँ पे। तो सारे फ़ॉर्मूले तो नहीं, मैंने आपको कहा था बस ये फ़ॉर्मूला और याद रख लेना, क्योंकि जो आसान है शायद वो थोड़ा पूछ लिया जाए। तो हटकर ये पूछ लिया गया है एनडीडब्ल्यूआई यानी वाटर इंडेक्स वाला पूछ लिया, तो वाटर इंडेक्स क्या होगा? फर्स्ट होगा, आंसर शुड बी द फर्स्ट वन। रेफरेंसेस रख रहा हूँ दोस्तों, IIII की ही ये सारी बातें हैं, तो प्लीज़ आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसानी से समझ आता है कि कुछ पार्टिकल मिट्टी पे रोल करते हैं, फिर थोड़ा जंप करते-करते जाते हैं और फिर कुछ पानी हम देखते हैं हवा में लटके ही रह जाते हैं। ये होता है सर सस्पेंशन, ये होता है सर जंपिंग जपांग जो हम कह रहे हैं, ये क्या हो गया साल्टेशन होता है ना? और हम देख सकते हैं एक सरफेस क्रीप जो क्रीप मतलब क्या हो गया? चिपका रहना, कहते हैं ना सच अ क्रीप, चिपकने चिपका रहता है। सरफेस क्रीप से रिलेट कर सकते हैं आप, जो रोलिंग पार्टिकल्स हैं। तो आसानी से आपको आपका आंसर सही होगा, ज़्यादा मैं इसके ऊपर चर्चा नहीं करूँगा। ये भी हो सकता है कुछ लोगों का डाउट हो सवाल कि सर बाकी क्यों नहीं सही है ना? रेन ड्रॉप इरोजन एक तरह से स्प्लैश इरोजन की बात हो रही है एक तरह से। है ना? छपाक जैसे ही पानी की बूंद आएगी तो मिट्टी के पार्टिकल्स उछलेंगे, है ना? मिट्टी के पार्टिकल्स उछलेंगे। तो इस तरह का जो स्प्लैश इरोजन है, इसका संबंध मिट्टी की स्टेटस से होगा कि भाई क्लाइमेट कैसा है? बिल्कुल क्लाइमेट तो बारिश को डिसाइड करेगा कि बारिश ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही। मिट्टी कैसी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। मिट्टी सूखी है, मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है कि नहीं है? मिट्टी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है कि नहीं है? तो एजेंट्स कौन-कौन से मिट्टी में बैठे हैं? तो मिट्टी का स्टेटस इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ टोपोग्राफी, है ना? कि भैया हम कह सकते हैं कि मिट्टी किसी ढलान पर है क्या? ढलान पर है तो आसानी से लुढ़क जाएगी, आसानी से डिटैच हो सकते हैं पार्टिकल। और वेजिटेटिव कवर बहुत इम्पोर्टेंट कि भई पौधे लगे हुए हैं, अगर पौधे लगे हुए हैं तो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फर्स्ट बन रहा है। बाकियों के अंदर देखो एनिमल ग्रेज़िंग समहाउ रिलेट की जा सकती है वेजिटेटिव कवर से। फर्टिलाइज़र तो यहाँ कोई सेंस नहीं रखता। स्लोप वीड कुछ सेंस नहीं है, बट ठीक है, वेजिटेशन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखें, सबसे बेहतर आंसर देखें तो फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन है? बार-बार मैंने बताया है, ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ओ नाई सॉरी, अल्फ़े का ना, फिर के मांगे, अल्फ़े, है ना? का ना, के मांगे, के मांगे के यानी इस तरह से मैग्नीशियम के साथ हम खत्म करते हैं। ये सारे एलिमेंट मैंने आपको याद करवाए हैं, परसेंटेज भी याद करवाया है आपको, तो आई थिंक आप इसका आंसर सही करके आए होंगे, 46% हम सिलिकॉन के रूप में याद रखते हैं, है ना? अ, सॉरी ऑक्सीजन 46% पे आएगा और इसका 27% के रूप में आप याद रख पाते हैं। चलो, नेक्स्ट अगर हम बढ़ें, तो कौन-सा क्योलिनाइट ग्रुप के अंदर नहीं आता है? अभी जो हमारा आईआरआई वाला चैनल है, उस पर भी हमने एक डेमो क्लास रखी है। उस डेमो क्लास को बहुत पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया है ना? तो उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि पेपर में आप लोगों के क्या आया है। लेकिन उस डेमो क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पहले ही बताई हैं, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, वो हमको ऑलरेडी सेंस होने लगती हैं। एक एक्सपीरियंस का यही खेल है। जब आप एक्सपीरियंस रखते हैं, अब हम 3-4 सालों से जब पेपर देख रहे हैं, तो एक्सपीरियंस में है हमारे कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है। तो वहाँ मैंने साफ-साफ चीज़ों को बताया है कि जो भी मिनरल्स रखे हैं मैंने वहाँ पे साफ-साफ बताया है कि ये क्लासेस हैं, है ना? मैंने वहाँ साफ बताया कि स्मेकटाइट जो है, उस ग्रुप के अंदर हम देखते हैं सेपोनाइट को रखते हैं, बेडिलाइट को रख देते हैं, हम मोंटमोरिलाइट को रख देते हैं। तो ये एक ग्रुप है स्मेकटाइट, उसके अंदर इनको पढ़ते हैं। तो वैसे ही केओलीन ग्रुप है ना? मैंने वहाँ इस तरह की वर्ड यूज़ किया है, केओलीन है, केओलीन ग्रुप है तो उसके अंदर और भी ग्रुप आ गए। केओलिनाइट आ गया, हैलोसाइट आ गया, डिकाइट आ गया, एनॉक्साइड आ गया, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या हो सकता है? ए, सी, डी, ई हो सकता है। बेडिलाइट नहीं होगा। ये बेडिलाइट, सेपोनाइट, नॉन्ट्रोनाइट, मोंटमोरिलानाइट ये कहाँ आ गए? सर ये तो हमारे स्मेकटाइट ग्रुप के अंदर आते हैं। है ना? तो आंसर क्या हो गया? समझ गए आप। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। जैक्सन का हम देख सकते हैं विदरिंग इंडेक्स हम बात कर ही रहे थे। जेनी ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, गोल्डिश की सीरीज़ है अपनी, है ना? मिनरल की विदरिंग सीरीज़ है। तो ऑफ कोर्स ये आंसर मुझे कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप समझते हैं आंसर होना चाहिए इसका इस तरह से। 3320 की अगर हम बात करें तो यही बात है देखो वापस क्या आ गया अरेंज द फॉलोइंग इजीली विदरिंग इंडेक्स है ना? तो ये वापस बातें करने की ज़रूरत नहीं है। विदरिंग इंडेक्स और सीरीज़ से आप आसानी से इसको बैठा सकते हैं सीक्वेंस के अंदर।
आसानी से सीक्वेंस में बिठा सकते हैं। आंसर होगा BAEDC, है ना? सबसे ज़्यादा जिप्सम सबसे छोटू सा आसान से 1 नंबर पे आ रहा है, इसका वेदरिंग इंडेक्स सबसे कम है, तो वेदरिंग इंडेक्स के हिसाब से भी करोगे तो आसानी से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, 3321 की बात करें, 3321 के अंदर हम बात कर सकते हैं आर्जिलिक, स्पॉटिक, ऑक्सिक एंड सल्फ्यूरिक। सल्फर का संबंध एसिड सल्फेट सॉइल से होता है, याद है क्या? एसिड सल्फेट सॉइल जिन्हें अपन क्या कह सकते हैं? एसिड सल्फेट सॉइल जिसे आप क्या कह सकते हैं? कैट क्लेज़ कह सकते हैं ना, ये भी एग्ज़ाम में आया है, कैट क्लेज़ इसी एग्ज़ाम में आया है। तो वही बात है, एसिड सल्फेट सॉइल का संबंध देख लो इसमें से कहाँ है? ये येलो मॉटल्स के साथ याद रखते हैं इसको, तो आंसर क्या होगा? सी का डी का थर्ड होना चाहिए। गलत कर दिया क्या मैंने? डी का थर्ड नहीं है? डी का सेकंड कैसे लिखा है? डी का थर्ड होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। डी का थर्ड होना चाहिए, सी का सेकंड होना चाहिए। ऑक्सिक का संबंध है, बिल्कुल ऑक्सिक से है, तो आसानी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखें ज़ियोलाइट जो है ना? ये IIII की साफ-साफ लाइनें आई हैं देखो। तो IIII पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम किताबें पढ़ाने पे बहुत ज़ोर देते हैं, है ना? फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस ये जो किताब है, ये किताब मैंने कई बार स्टूडेंट को रेफर की है, हमेशा कहता हूँ पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे इतना ज़्यादा काम आएगा। देखो यहाँ से सीधा-सीधा लाइनें उठी हैं ये। तो इसको थोड़ा ज़ूम इन करके दिखा देते हैं, ये रहा। हाइड्रेटेड एल्यूमिनेट सिलिकेट होता है, इसके अंदर देखो यहाँ साफ लिखा है कि ये रिवर्सिबली पानी ले सकता है, छोड़ सकता है, तो ये सब चीज़ें साफ लिखी गई हैं। तो ज़ियोलाइट हैव द एबिलिटी टू हाइड्रेट एंड डिहाइड्रेट रिवर्सिबली। साफ-साफ क्वेश्चन किताब से उठा है, तो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए। रेफरेंस रखने का कारण बस यही है, विश्वसनीयता बने, दिमाग में आपको चीज़ें समझ में आए कि किताब पढ़ना कितना ज़रूरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 3323 रेड सॉइल रिच होती हैं सेस्की ऑक्साइड्स में, कोई बात बिल्कुल दोहराई नहीं है इस बात में। ग्रेनाइट से, नीस से ही बनती है रेड सॉइल, बिल्कुल, क्योंकि इनका लाल रंग इनके कारण ही होता है। ये तो बिल्कुल दोनों बातें सही हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर रही हैं, तो आई डोंट थिंक किसी का गलत हुआ हो। आप कहेंगे सर मुझसे मिलो नहीं नहीं, आई होप आपका भी सही हुआ होगा। बताओ कि कौन सा बोरॉन का सोर्स है? बच्चा बच्चा जानता है ना? मतलब एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट हैं, सॉइल साइंस तो हटाओ, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में भी किसी स्टूडेंट को आप पूछोगे ना कि भाई तेरे को ऐसा कोई मिनरल मालूम है क्या जिसके अंदर बोरॉन का प्रेजेंस होता है, तो आई होप वो भी आपको बता देगा कि भाई टर्मेलिन है। मतलब ठीक-ठाक बच्चा हो तो बता देगा। आप कहें कि सर मैंने तो पूछा 2 लोगों से, उनको तो नहीं पता था, तो वो पढ़ने वाले नहीं होंगे भाई। थोड़ी भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा ना, तो उसे ज़रूर मालूम होगा कि टर्मेलिन जो है वो बोरॉन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक हमारी क्लासेस के अंदर ही हमारी जो क्लासेस हैं IRA वाला पे क्लासेस होती हैं, उस दौरान मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था, जब हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स पढ़ रहे थे, है ना? उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर ये जो हमारी 2 यूनिट्स होती हैं, एक होता है सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी, है ना? और एक वो हम देख सकते हैं दूसरी यूनिट जो होती है मिलीग्राम वाली, है ना? मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। तो ये दोनों यूनिट के अंदर सर रिलेशन क्या है? तो उनका पूछा हुआ सवाल आज मुझे याद आता है और बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों ही यूनिट बराबर होती हैं। ये साफ-साफ लाइन IIII में मेंशन भी की गई है कि दोनों यूनिट्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों आपस में बराबर हैं। ये वैसा ही है जैसे आप कहते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर है मेगाग्राम पर मीटर क्यूब के, है ना? पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी की यूनिट्स हैं, जानते होंगे आप। आंसर शुड बी द सेकंड वन। बिल्कुल, दोनों कोई फ़र्क नहीं आएगा, जो वैल्यू दी गई है वही वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसका आंसर होनी चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करें ये स्टेटमेंट सीधे-सीधे IIII में दिए गए हैं। इसका रेफरेंस मैं रखने वाला था, फिर मैंने सोचा क्या ही रखना, है ना? दोनों अलग-अलग बातें हैं। ये भई एक फॉर्म्स बता रहा है कि बोरॉन कैसे एब्ज़ॉर्ब होता है और एक बता रहा है कि बोरॉन का रोल बता रहा है, फंक्शन बता रहा है। तो दोनों अलग-अलग बातें हैं। एक उसकी एब्ज़ॉर्प्शन की फॉर्म बता रहा है, एक फंक्शन बता रहा है, दोनों अलग-अलग बातें हैं सर, आंसर शुड बी द सेकंड वन। आगे अगर बढ़ें तो क्या होता है क्वेश्चन, रूट इंटरसेप्शन, हाँ, ये चैलेंजिंग थोड़ा-सा रहा। आप में से कई लोगों का डाउट होगा इस चीज़ के ऊपर, बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करें कि रूट इंटरसेप्शन जो है थ्योरी किसने दी थी? सुधीर सर ने आपको बताया कि चैलेंज कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। बट देखो साफ-साफ बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी तो है, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। चांसेस आर देयर कि शायद ये एक्सेप्ट ना हो। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा है कि कैटायन एक्सचेंज थ्योरी ऑन फर्दर रिफाइनिंग। कैटायन एक्सचेंज जो थ्योरी है, इसी को आगे रिफाइन किया गया जिसको है ना गिव राइज़ टू द कॉन्सेप्ट जो कि रूट इंटरसेप्शन का कॉन्सेप्ट बना। बात सही है। अ टर्म कॉमा लगा के दिखाया है कि अ टर्म कॉइन्ड बाय स्टैनली ए बार्बर। तो स्टैनली ए बार्बर ने टर्म दी है। ये लाइन का मतलब ये निकल रहा है कि बार्बर ने टर्म दी थी।
और नीचे अगर आप जाएँ, इसी को आगे पढ़ते हैं कि भई जो रूट्स होती हैं, है ना? मैंने आपको शायद महामैराथन में भी समझाया था कि जो रूट्स होती हैं, वो जब कैटायंस या हमारे जो भी आयन्स हैं, उनके पास जाती है, रूट्स उनके पास जाती है और फिर आयन्स जो है एक्सचेंज हो पाते हैं। तब इस फिनोमेना को जो कि रूट का इन्वॉल्वमेंट माँग रहा है, रूट की इन्वॉल्वमेंट रूट का पास आना कैटायन की और उस कारण से कैटायन एक्सचेंज हो जाना, इसी को तो हम क्या कहते हैं, रूट इंटरसेप्शन कहते हैं। तो कैटायन एक्सचेंज को रिलेट किया गया है रूट के साथ, तो इसने आपने कहा रूट इंटरसेप्शन की थ्योरी। अब यही कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कहा गया कि भई कैटायंस जो हैं रूट के कॉन्टैक्ट में आए, इसी को तो हमने कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कहा। तो कॉन्टैक्ट एक्सचेंज ही एक तरह से हमने रिलेट किया है रूट इंटरसेप्शन के साथ। तो ये जो थ्योरी है जेनी एंड ओवरस्ट्रीट ने ही दी है। तो मुझे लगता है कि ये आंसर जो है, आंसर की में ठीक दिया गया है। मुझे लगता है कि जेनी एंड ओवरस्ट्रीट ही मोस्ट प्रोबेबली सही आंसर होना चाहिए। बट स्टिल आप में से कई लोग इसे चैलेंज करेंगे और अगर मेजॉरिटी ऑफ द अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर बार-बार आ रहा है तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। देखते हैं हम देख सकते हैं कि एनटीए से मानता है या नहीं मानता है। लेकिन मेरी जो सोच है, जो मुझे लगता है वो मैंने आपके सामने रखी है। ऑफ कोर्स आप में से कई लोग इसमें डिसएग्री करेंगे, कुछ लोग एग्री करेंगे। तो जो भी है देखो मैं अपना इंडिपेंडेंट एक रिव्यू रख रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए बट अब जो भी होगा देखा जाएगा। आई होप कई सारे स्टूडेंट ने अब तक इसे चैलेंज कर दिया हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि ये तो वैल्यूज़ हैं, मैंने कई बार आपको याद कराई हैं। ये वैल्यूज़ मैंने आपको याद कराया है, 179 है इसकी वैल्यू, इसकी 136 है। मैंने ट्रिक्स भी बताई थी अपनी क्लासेस के अंदर कि कैसे याद कर सकते हैं इन्हें, है ना? तो कैल्साइट का 100 है, इसका 86 है। इतनी बार याद कर ली है कि रट गई हैं ये वैल्यूज़ हमारे दिमाग में। तो ऑफ कोर्स इसका सीक्वेंस बनाएँगे तो एबीसीडी एक सही सीक्वेंस ही दिया गया है। तो सही आंसर यही। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए कैट क्लेज़ ऑफ कोर्स एसिड सल्फेट सॉइल है। आगे बढ़ें तो सॉडिक सॉइल कई बार जोर दे के मैं ब बोलता हूँ कि ब्लैक एल्कली सॉइल है ना? अब सैलाइन सॉइल को आप सर कह देते हैं व्हाइट एल्कली सॉइल, है ना? क्योंकि ये चाक जिसको आप बोलते हैं, चाक सॉइल जिसे आपने कहा था, है ना? चाक कह देते हैं। जबकि आप ब्लैक एल्कली सॉइल किसे कह देते हैं सर? एल्कली सॉइल यानी सॉडिक सॉइल को कहते हैं। एल्कली लिखा है, एल्केलाइन नहीं लिखा है। एल्केलाइन और एल्कली में फ़र्क होता है, ये मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है। और ऐसा क्यों होता है, काली क्यों होती है? क्योंकि डिसॉल्व कर लेती हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ये बात हमने बहुत अच्छे से साफ-साफ अपने सेशंस के अंदर कवर करी है, तो आंसर समझते हैं फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, बच्चा-बच्चा जानता है एसएआर की वैल्यू। सॉडिक सॉइल के लिए और सैलाइन सॉइल के लिए याद होंगी वैल्यू, सर जो 13 चक्राए मैंने ट्रिक भी बताई है आपको, है ना? एसएआर की वैल्यू 13 से रिलेट करनी होती है ना? सर जो 13 चक्राए गाना गा के भी बताता था मैं पहले क्लासेस के अंदर। चलो खैर, फॉर्मूला एसएआर का बच्चा-बच्चा जानता है, सोडियम अपॉन में रूट में कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2, है ना? इतना फटाफट लिख दिया क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ आपका ये सवाल ज़रूर सही हुआ होगा। पीएच डिकम्पोज़्ड हम देख सकते हैं कंपोस्ट होती है, उसका पीएच न्यूट्रैलिटी की तरफ जाएगा। न्यूट्रैलिटी की तरफ अगर हम देखें तो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर 6.5 टू 7.5 है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे जो हम देख सकते हैं समहाउ आई थिंक ये फंगाई हैं, है ना? मैंने चेक भी किया था, एक ये थोड़ा डाउटेबल है, बाकी तीनों जो हैं फंगाई हैं। तो ये जो फंगाई हैं ऑफ कोर्स ग्रोथ को बेटर करते हैं, है ना? कंपोस्टिंग को करेंगे तो उसमें हेल्प करेंगे तो उसमें कौन-सा सही आंसर होगा? तो सारे ही यानी सही माना गया है, सारे जो फंगाई हैं सही माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो बहुत ही आसान सा है ये क्वेश्चन भी कि भाई ब्रैकलेट एंड आइड का मेथड आप जानते हैं किसका संबंध इलेक्ट्रिक आर्क मेथड से सी का फोर्थ भी अगर पकड़ लोगे तो सी का फोर्थ तो सिर्फ एक में ही दिया हुआ था तो आंसर क्या होना चाहिए सेकंड होना चाहिए है ना नेक्स्ट की तरफ मूव करें आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है स्टिल अभी भी अगर मैं जो सॉल्यूशंस बता रहा हूँ इसमें अगर आपको डाउट आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं हम कोशिश करेंगे उसको और इलेबोरेट करें आपको वो चीज़ जस्टिफाइंग लगे चलिए मल्टीपल वैलेंसी किस-किस की होती है? सर बिल्कुल Fe+2 होता है, Fe+3 के रूप में भी होता है। सर Fe के साथ-साथ कॉपर भी ऐसे ही दिखाता है, जलवे दिखाता है, मॉलिब्डेनम भी जलवे दिखा देता है, MoO4-2 है ना? आप कहेंगे कि मॉलिब्डेनम तो नहीं होता ना, नहीं कैल्शियम सिर्फ सिंगल फॉर्म में है, कैल्शियम+2 फॉर्म में हो सकता है। मॉलिब्डेनम की और आई थिंक कोई फॉर्म हो सकती है। वैलेंसी हाँ, वैलेंसी तो हो ही सकती है बिल्कुल क्योंकि मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम के ऊपर फोकस करें तो वैलेंसी अलग-अलग हो सकती है। तो ऑफ कोर्स आंसर ए, बी और डी होना चाहिए कैल्शियम को छोड़कर। बहुत आसान सा सवाल है, बच्चा-बच्चा जानता है 1909 ये ईयर भी बहुत फेमस है। कई सारे सॉइल साइंस का, जनरल एग्रीकल्चर का सवाल है। पीएच जो है इन्होंने दी थी, तो सोरेनसन ने दी थी, तो आप जानते हैं आंसर होगा सेकंड।
और हम देख सकते हैं ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसे आप चैलेंज कर सकते हैं। 2 होते हैं नाम, एक होता है इंडियन सॉल्ट पीटर, है ना? इंडियन सॉल्ट पीटर जिसको हम कह देते हैं KNO3, और एक होता है चिलियन सॉल्ट पीटर, हाँ, चिली सॉल्ट पीटर भी जिसे हम कह देते हैं। तो ये होता है NaNO3। तो ये साफ-साफ IEEE में मेंशन किया गया है, तो आप समझते हैं इसका रेफरेंस रखने की ज़रूरत ही है ना? इस पेज नंबर को आप टारगेट करें और लिखें, मतलब चैलेंज ज़रूर करें। बिल्कुल ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? NaNO3 होना चाहिए। KNO3 का नाम बताया मैंने, इंडियन सॉल्ट पीटर है, याद रखें। ठीक है? तो इस कारण से इसे आप याद रख सकते हैं। NaNO3 का संबंध कहाँ से है, याद आ रहा है आपको? NaNO3 का संबंध सॉल्ट इंडेक्स से है। सॉल्ट इंडेक्स किसने दिया था? सर पुरी ने दिया था, है ना? तो वो सब चीज़ें हैं। चलो ख़ैर, आगे बढ़ें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जस्टिस वॉन लेबिक का नाम आ रहा है। आप जानते हैं जस्टिस वॉन लेबिक जिन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, इन्हें हम फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। K2O3 देखो एक ही पेज है ना, जो सॉइल एनालिसिस की किताब है, जो मैंने आपको अभी फ़ोटो दिखाई थी सॉइल एनालिसिस IEEE की जो किताब है, उसके एक ही पेज से 2 सवाल बने हैं। ये रहा, एक ही पेज से, पेज नंबर कितना है देखो, आप देख सकते हो 20 नंबर पेज है आई थिंक, है ना? तो मेरे से लैपटॉप बहुत दूर है तो इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है। पर ख़ैर ये कह रहे हैं कि आप एक ही पेज से 2 सवाल बने हैं। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट और प्राइमरी सॉल्यूशन, ये मैंने अपनी क्लासेस के अंदर सॉइल एनालिसिस का मैंने पार्ट लिया था। आईरे वाला पे, और यूट्यूब पर भी मैंने रख रखे हैं सेशंस, तो उसके अंदर साफ-साफ मैंने कहा था कि इक्विवेलेंट वेट जो है, याद कर लेना। KMnO4 का भी मैंने अच्छे से याद कराया था आपको, और मैंने K2Cr2O7 का भी अच्छे से याद कराया था। मैंने कहा तो दोनों इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं, और ये आया है भी है। और ऑफ कोर्स ये वाला जो पार्ट है, ये आप जानते हैं चैलेंज चैलेंज करने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट गड़बड़ रख दिया है। तो चलो आगे बढ़ें, तो इसका आंसर तो समझ गए आप, 49 होना चाहिए। और अगर हम बढ़े चैलेंजिंग वाले, चैलेंज जो करना है हमें उसके ऊपर आ जाएँ क्या पहले? ये रहा चैलेंज जो करना है हमें। देख सकते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के संबंध में प्योरिटी लेवल दे दिया है इन्होंने। प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी लेवल। इम्प्योरिटी बहुत कम होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए, और बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? 3rd होना चाहिए। और आंसर दिया हुआ क्या था दोस्तों? आंसर दिया हुआ है 4th दिया हुआ है, आंसर होना क्या चाहिए? 3rd होना चाहिए। समझ गए आप? इसे आप ज़रूर चैलेंज करें। ये फॉर श्योर आपका चैलेंज एक्सेप्ट भी होना चाहिए, क्योंकि गलती है तो गलत है ये, बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए इसी बात को हमें। इससे पहले का जो सवाल है वो ये है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट है कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर क्या क्या ये चारों होते हैं? हाँ, होते हैं बिल्कुल, IEEE के अंदर बिल्कुल वही बात है। IEEE वो भी सॉइल एनालिसिस नाम की जो किताब है, उसके अंदर साफ-साफ पेज नंबर तो यहाँ रह गया शो करना, बट साफ-साफ यहाँ लिखा गया है देखो, मेथड्स फॉर द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के 4 मेथड होते हैं। साफ-साफ यहाँ मेंशन किए गए हैं ये 4 मेथड। मैं थोड़ा ज़ूम इन करके रख दिखा देता हूँ आपको। वोलेटिलाइजेशन मेथड, प्रेसिपिटेशन मेथड, इलेक्ट्रोएनालिटिक मेथड और एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमैटिक मेथड। आई होप आप समझ गए। इस कारण से इसे हमें ए, बी, सी, डी मानना पड़ेगा, सारे ही ऑप्शंस सही हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब रेफरेंस देख लेते हैं, कोई साफ-साफ ऑथेंटिक जगह से पढ़ लेते हैं, तब आपको डाउट हो क्लियर हो जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये रख दिया है। ये 1 पेज से 2 सवाल, ये बात भी हो गई। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बिल्कुल 10 की घात -1, है ना? 0.1 नॉर्मल मतलब 10 टू द पावर -1। अब इसका नेगेटिव लॉगरिथम मैंने लेना सिखाया था, इसके ऊपर मैंने छोटे-छोटे न्यूमेरिकल कई बार करवाए हैं आपको। मैंने कहा था आते हैं सवाल, आ गया देखो, -1 से 1 सॉल्व करें तो 1 आएगा, तो आंसर शुड बी द फर्स्ट वन, राइट? आंसर होगा फर्स्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा-सा सवाल है कि भई पहला फर्टिलाइज़र कौन था? बच्चा-बच्चा जानता है ना? एड पेरी नाम की जो कंपनी थी, कोयंबटूर, या हम कह सकते हैं तमिलनाडु के अंदर आई गेस, सिंगल सुपर फॉस्फेट, है ना? सॉरी चेन्नई के अंदर, है ना? चेन्नई का नाम आएगा। हाँ, तमिलनाडु में चेन्नई। तो आंसर क्या होगा? सिंगल सुपर फॉस्फेट। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो आप टाइट्रेशन करते थे ना क्लासेस के अंदर जाके, बूँद-बूँद करके कलर चेंज होने का इंतज़ार करते थे। तो वो कलर तभी चेंज होगा जब आपका इंडिकेटर इक्वेशन स्पेसिफिक हो, है ना? हर एक एस्टिमेशन के लिए एक अलग इंडिकेटर काम में लिया जाता है। एनी इंडिकेटर कैन बी यूज्ड, ये बात तो सही नहीं है ना सर? कोई भी इंडिकेटर काम में नहीं ले सकते, है ना? एक सेपरेट सेशन है, यूट्यूब पर भी हमने रखा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस क्या है, ये मैंने अच्छे से समझाया है। तो आई होप आप इस बात को आप समझ गए कि BCED ही सही है। सिर्फ़ BCED, अच्छा पहले में क्या गड़बड़ दे दी फिर?
द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड मस्ट बी सिंपल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। नहीं, नहीं, इसका बीसीईडी नहीं होना चाहिए आंसर। आई थिंक इसका आंसर ई को छोड़कर ई नहीं होना चाहिए। एनी इंडिकेटर कैन बी यूज्ड, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ई को छोड़ देना चाहिए हमें। ये सी होना चाहिए इसका, थर्ड होना चाहिए। आई थिंक इसका आंसर थर्ड है। बिल्कुल एक बार चेक भी कर लेना आप इसे, है ना? 3344 आई थिंक आंसर की में 3344 ही होगा। मैं भी चेक कर ही लेता हूँ। 3344, हाँ, थर्ड ही दिया गया है, बस इसे लिखने में गलती हो गई है दोस्तों, है ना? लिखने में गलती हो गई है बस। आंसर की में इसका आंसर थर्ड ही है। तो ऑफ कोर्स आंसर सर थर्ड ही सही। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखें, 3345 के अंदर देखें तो ये क्या कह रहा है कि इंडिया इज द होम ऑफ 18% ह्यूमन पॉपुलेशन। अरे भाई बहुत ज़्यादा, है ना? भारत एक नंबर पे आ गया है पॉपुलेशन में, तो ये बात सही है ना? एंड 15% ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन एंड 2% ऑफ द वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल एरिया जो है भारत का कवर करता है। समहाउ ये स्टेटमेंट सही है। और हम देखें कि नाइट्रोजन, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बात, कि भाई इंडियन सॉइल्स के अंदर मोस्टली डेफिशिएंट है नाइट्रोजन। अब इंडियन सॉइल्स बोल लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ सॉइल देखेंगे तो एलुवियल सॉइल दिमाग में आता है। भाई मोस्टली इंडिया के अंदर कौन सी है? एलुवियल सॉइल है। अच्छा, एलुवियल सॉइल के अंदर ये बात साफ साफ लिखी गई है किताब के अंदर, है ना? आप थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं तो ये आप देख पाएंगे, है ना? साफ साफ लिखी गई है ये बात। कहाँ लिखी गई है ये बात? आई थिंक ये पेज नंबर गलत कॉपी हो गया है ना? फोटो गलत छप गई क्या? अरे नहीं ना, ये रहा, देखो। रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट एंड सफिशिएंट फास्फोरस एंड पोटेशियम। फास्फोरस एंड पोटेशियम सफिशिएंट है, हाई नहीं है ना? तो इस कारण से मुझे लगता है एनटीए आपकी बात नहीं सुनेगा, है ना? हाई नहीं है ना? ये क्या कह रहा है? बट बोथ फास्फोरस आर मोस्ट डेफिशिएंट ना, बट हाई लिख दिया। हाई नहीं होना चाहिए। मीडियम रेंज के रूप में कहें, है ना? 3 रेंजेस होती हैं। देखो एस्टिमेशन जब आप करते हैं तो या तो मिट्टी में स्टेटस लो आता है किसी न्यूट्रिएंट का, या मीडियम आता है, या हाई आता है। तो हाई अगर इसमें स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है तो फिर वैसे टेक्निकली देखा जाए तो हाई शब्द सही नहीं। तो इस कारण से मुझे लगता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत माना गया है, और इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट इसको चैलेंज करेंगे, और अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर उसका कारण वो हो सकता है कि इसको उन्होंने उस तरीके से नहीं देखा जैसे हम देख रहे हैं। चलो ख़ैर, आई होप मैं आपको जो बात कहना चाह रहा था वो आप समझ चुके होंगे। जो बात जैसी है वो मैंने आप तक रख दी है। एन एलिमेंट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल, अरे भई आर्नन एंड स्टॉट की बात कर रहे हैं हम, आर्नन एंड स्टाउट की बात कर रहे हैं 1939 के। 3 ही तो हम देख सकते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया थे, और उन 3 के बाद उसको 5 में तोड़ दिया, ज़बरदस्ती गड़बड़ की गई है। तो आंसर तो ऑफ कोर्स केबीसी ही रहेगा। मैं पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं समझता, आई होप आप बात समझते हैं। सीईसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद अगर कुछ दुनिया में ज़रूरी है ना? मैक्सवेल थे, कौन थे? साइंटिस्ट का नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। मार्शल नाम था, सॉरी, हाँ, मार्शल नाम तो था। मार्शल नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि सीईसी जो है फोटोसिंथेसिस के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ना? सीईसी इज कंसिडर्ड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना आफ्टर, है ना, एईसी, है ना? इवन ऑफ कोर्स एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीईसी। क्यों? सवाल है व्हाई? सीईसी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? अरे मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। मिट्टी में नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके आस-पास क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज मंडराएँगे। है ना? मिट्टी के अंदर सोलरली हम देखते हैं सॉइल क्लोराइड्स में नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसके आस-पास केटायन्स मंडराएँगे। तो केटायन ज़्यादा होते हैं, तो इसी कारण से केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है। अब एनायंस जो है वो ज़्यादातर तो रन ऑफ ही कर जाते हैं। ज़्यादातर हमारे एनायंस जो हैं, जैसे कि हम बात करें नाइट्रेट की, ज़्यादा कि हम बात करें फॉस्फेट की, है ना, सल्फेट की। आगे ये सवाल आया भी है आपके पास, कौन से मोबाइल हैं मिट्टी में? ये सारे लोग मिट्टी से निकल जाते हैं, लीच आउट कर जाते हैं। और समहाउ इनका रिलेशन अगर हम देखें, एनायन एक्सचेंज देखें भी, तो ये तो पॉजिटिव, अगर हमारी अगर कोई मिट्टी का पार्ट है, हमारे ह्यूमस के अंदर कुछ, जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स जो होते हैं, है ना? ह्यूमस में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, उनके कारण हाँ, हम कह सकते हैं कि एनायन का एक्सचेंज होता है। लेकिन ये उतना ज़्यादा नहीं है जितना सीईसी होता है। तो ऑफ कोर्स सीईसी से कम इम्पोर्टेंस है एईसी की, लेकिन हम देख सकते हैं ये स्टेटमेंट सही है। सीईसी एंड एईसी जो दोनों दिए हैं, सॉइल के अंदर सरफेस पे होते हैं, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर पे होते हैं। ये बात अलग हो गई, है ना? कि भई ये दूसरी बात जो कह रहा है कि कैटायन एक्सचेंज और एनायन एक्सचेंज यहाँ होता है। इसकी लोकेशन बता रहा है कि ऐसी जगह, मतलब ऑर्गेनिक मैटर पे ऐसा ये चीज़ होती है।
इस कारण से हम देख सकते हैं कि ये हम कहें कि एनायन एक्सचेंज जो है सॉरी सीईसी जो ज़्यादा है, तो ये पूरी-पूरी एकदम एग्ज़ैक्टली इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही बात। एग्ज़ैक्टली तब कहेगी ये एग्ज़ैक्ट करेगी तब हम कहें कि इसको कहें कि क्ले के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है, उसमें डोमिनेंस कैटायंस की ज़्यादा होगी, इस कारण सीईसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इस तरह की बात रखें, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, एक परफेक्ट रीज़न एक्सप्लेन करेगा, लेकिन अभी हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो वो है 3348। 3348 के अंदर आपको क्या पूछ रहा है? देखो साफ-साफ यहाँ लिखा है कि सॉइल्स विथ प्रीडोमिनेंट 2:1 मिनरल हैव हायर सीईसी। बिल्कुल सर, हम जानते हैं जो स्मेकटाइट ग्रुप है ना? स्मेकटाइट ग्रुप के अंदर हम स्पेसिफिकली बात कर सकते हैं। स्मेकटाइट ग्रुप के अंदर सीईसी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि सर इसके अंदर हम देखेंगे स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है हमारा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ऑफ कोर्स इसकी सीईसी भी ज़्यादा है। ज़्यादा एरिया अवेलेबल है एक्सचेंज करवाने के लिए कैटायंस का, है ना? देन हम कहें 1:1 मिनरल तो ऑफ कोर्स स्टेटमेंट सही है। अब सॉइल्स विद हाई क्ले, ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले ज़्यादा है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो उसकी सीईसी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सैंड एंड। लेकिन क्या ये बात और ये बात दोनों सही एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि मैंने आपको रीज़न बताया ना कि 2:1 का हाई सीईसी होने का कारण क्या है? स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होना। तो वो चीज़ अगर यहाँ मेंशन करते हैं ये, तब हम इसका इसका सही एक्सप्लेनेशन मान पाते हैं। लेकिन अभी इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि मोबाइल एलिमेंट कौन से हैं, वो सारे याद होने चाहिए हमें। मिट्टी में कौन-कौन से मोबाइल एनायंस एनायंस कौन-कौन से हैं? तो हम कहते हैं सर नाइट्रेट है, सर आप कह सकते हैं सल्फेट है, सर आप कह सकते हैं कि अ, क्लोराइड्स हैं, है ना? ये सारे चल पड़ते हैं मिट्टी में से, है ना? तो अब कौन नहीं चल पड़ता? तो हम कहते हैं मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम थोड़ा इम्मोबाइल होता है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर आंसर शुड बी द थर्ड वन। बोरॉन भी समहाउ हम कह सकते हैं कि मूवेबल है, लेकिन मॉलिब्डेनम आई थिंक मोस्ट एप्रोप्रिएट सही है। क्लोराइड की हम देख सकते हैं एक टॉलरेंस के ऊपर आप कैसे जज करेंगे? तो सर जब आप सैलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल पढ़ा रहे थे, तब आपने ये टेबल दिखाई थी, है ना? जो IIII के अंदर मेंशन की गई है। इस टेबल को आप पेज नंबर 340 से देख सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ैक्टली आप देख रहे हैं टेबल, इसका जो सीक्वेंस है ना, इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। हाँ, थोड़ा-सा गौर फरमाओ। मैं ज़ूम इन कर देता हूँ आपके लिए। थोड़ा-सा गौर करिए। देखो क्लस्टर बीन अगर सब नाम आता तो वो सबसे टॉप पर है। क्लस्टर बीन सबसे ज़्यादा थ्रेशोल्ड रख रहा है सैलिनिटी की, तो मतलब वो सबसे ज़्यादा टॉलरेंट है। उसके बाद कॉटन है। कॉटन देखो टॉप मोस्ट में ही नाम आ रहा है ना? हमको ये 5 लोग जज करने हैं खाली। कॉटन, सैफ्लॉवर सैफ्लॉवर तो अनफॉर्चुनेटली हमारी लिस्ट में नहीं है। अल्फा-अल्फा, सिट्रस एंड पोटैटो, है ना? तो देखो सबसे नीचे कौन मिल रहा है आपको? सबसे नीचे आपको मिल जाएगा अ, पोटैटो से भी नीचे मिल जाएगा सिट्रस जो कि फ्रूट्स में आ रहा है ना? सिट्रस, तो सबसे नीचे सिट्रस है, उसके ऊपर पोटैटो, उसके ऊपर हम देखें तो हमारा अल्फा-अल्फा और उससे भी ऊपर हमारा देखें तो कॉटन आ रहा है। तो आई होप आप बात समझ गए, एक रेफरेंस कहाँ से लाएँ हम, है ना? कहाँ से देख सकते हैं कि ये बात सही है। हाँ भाई चैलेंज करने के लिए ये रेफरेंसेस की ज़रूरत नहीं होती, हमें सही चीज़ें समझने के लिए भी तो रेफरेंस की ज़रूरत है। तो आंसर क्या हो गया इस हिसाब से सबसे आगे हम देखें टॉलरेंट मुझे लगता है वेरी सेंसिटिव टू टॉलरेंट। हाँ, हाँ, वेरी सेंसिटिव टू टॉलरेंट है ना? मैंने कहा ये क्या है? तो वेरी सेंसिटिव से आगे बढ़ना है, तो वेरी सेंसिटिव तो हो गया हमारा कौन? सिट्रस और उसके बाद अगर हम देखें तो ये सही आंसर होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 101 सॉरी 111 जो कि 3351 है। सारे स्टेटमेंट सही हैं, क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर 1 से 5% हम कह सकते हैं नाइट्रोजन का कंटेंट हम बताते हैं। तो अब ज़रूरी थोड़ी है 1 से 5 पर ही स्टिक रहेंगे हम कि नहीं 6 तो नहीं मान सकते। अरे वेरी करता है ना। हो सकता है 1 से थोड़ा कम हो, 0.5 भी हो किसी पौधे में, वेरी कर सकता है, बट हाँ, जनरली 1 से 5 सही माना जाता है, तो 1 टू 6 को भी सही माना जा सकता है। एब्ज़ॉर्ब करता है पौधा 2 फॉर्म्स को, अमोनियम और नाइट्रेट, ये बात सही है बिल्कुल। मॉइस्ट सॉइल के अंदर नाइट्रेट कंटेंट इन द सॉइल इज़ ग्रेटर देन अमोनियम, ठीक है। नाइट्रेट का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वेल एग्रीगेटेड सॉइल की बात हो रही है। अच्छा वाटर लॉग्ड कंडीशन की बात करता तो शायद फिर भी अमोनिया की बात सोच लेते, अमोनियम की बात सोच लेते, लेकिन अभी तो सही है। बोथ नाइट्रेट एंड अमोनियम मूव टू द प्लांट बाय मास फ्लो, हाँ, बिल्कुल मास फ्लो और डिफ्यूजन से जा सकते हैं ये, 2 ही तो मैकेनिज़्म होती हैं, तो उससे जाते हैं। पीके फैज़न, है ना? पीके फैज़न ये मैं आपको याद कराता था। ये लोग जो हैं स्पेसिफिकली सिर्फ़ डिफ्यूज़न से जाते हैं, है ना? सिर्फ़ डिफ्यूज़न से जाते हैं। वो मास फ्लो डिफ्यूज़न दोनों से जा सकता है। अब नाइट्रेट जो है वो अपटेक हाई होता है कॉज़िंग एन इंक्रीज़ इन द राइज़ोस्फीयर पीएच। हाँ, बिल्कुल अगर नाइट्रेट लिया जाता है तो पीएच बढ़े, ये भी IIII में है मैं लाइन ना आप देखिएगा।
अगर नाइट्रेट का कंज़म्पशन होता है, अगर पौधा नाइट्रेट लेता है, तो वो ओएच छोड़ता है ना? ओएच छोड़ता है, इस तरह की बात लिखी जाती है। तो इस कारण से पीएच एक तरह से बढ़ा हुआ बता सकते हैं। है ना? इंक्रीज़ द पीएच बिल्कुल। तो इस तरह से हो सकता है। इसका एक उल्टा फिनोमेना भी होता है आई थिंक जिसमें H प्लस निकलते हैं, है ना? तो वो भी था, अभी तो चलो इस पे ही फ़ोकस रखते हैं। आगे बढ़ें तो हमारे पास कौन-सी फ़ॉर्म टॉक्सिक है, ये मैंने कई बार अपने सेशंस में बताया है कि हम ये इस तरह से लाइन यूज़ की जाती है कि वो वी आर फॉर्च्यूनेट वी आर है ना? हम भाग्यशाली हैं कि पौधे के अंदर नाइट्राइट की जो फ़ॉर्म है ना, वो बहुत स्मॉल पीरियड के लिए बनती है ना? आपको याद होगा कन्वर्जन का पीरियड है ना? कि जिसे हम कहते हैं अमोनियम है, अमोनियम से पहले बनेगा नाइट्राइट बनता है सर, फिर नाइट्राइट के बाद नाइट्रेट बनता है। यहाँ नाइट्रोबैक्टर काम आते हैं, है ना? यहाँ हम कह सकते हैं नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोसोमोनास आ जाता है। यहाँ नाइट्रोबैक्टर काम आता है। बैक्टर बाद में सेकंड स्टेप में काम आता है, इस तरह से याद कराता था मैं। चलो ख़ैर, ये जो बीच वाली बात बात है हमने कहा बहुत कम टाइम पीरियड के लिए बनती है। तो वी आर फॉर्च्यूनेट इस तरह की लाइन मैंने पढ़ी है किसी किताब में कि ये हम भाग्यशाली हैं कि नाइट्रेट बहुत कम वक़्त के लिए बनता है, क्यों? क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा, नाइट्रेट जो है वो टॉक्सिक होता है, इस बात को आप याद रखें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अब बहुत 7 क्वेश्चन बाकी हैं, तो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कौन से हैं? अरे सर, आपने अभी बोला नाइट्रोसोमोनास कह सकते हो, आप नाइट्रोबैक्टर कह सकते हो, आप नाइट्रोस्पाइरा कह सकते हो। ये तीनों लोग जो हैं वो क्या होते हैं नाइट्रिफिकेशन में काम आते हैं। तो इसको नाइट्रोस्पाइरा को छोड़ दो सर, बाकी सारे पैराकोकस, थायोबैसिलस, बेसिलस और सीडोमोनास ये सारे डिनाइट्रिफाइंग ही तो है ना? स्पेसिफिकली किताब में दिया भी है हमारे, तो उसकी कोई दो राय नहीं है, एबीसीडी सही है। अब अमोनिया फिक्सेशन के ऊपर हमने आपको पीवाईक्यू में बहुत ज़ोर दिया था। मैंने कहा था कि लाइम का जब आप एप्लीकेशन करते हो, तब अमोनिया का लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो स पीवाईक्यू याद है तो उससे आसानी से रिलेट कर लिया होगा स्टूडेंट ने और आसानी से समझ गए होंगे कैल्केरियस सॉइल जिसके अंदर जिसको अपन एल्केलाइन सॉइल कह सकते हैं। एल्केली नहीं, एल्केलाइन सॉइल कह सकते हैं जिसकी पीएच 7 से सर ज़्यादा होती है। तो उस मिट्टी के अंदर ऑफ कोर्स मैक्सिमम लॉसेस देख सकते हैं एज़ कंपेयर टू अदर। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज़ एक सीक्वेंस बताना है नाइट्रोजन कंटेंट मैं भी टेस्ट करता हूँ, मुझे याद है क्या, है ना? देखो अगर नहीं याद है तो मैंने आगे रेफरेंस भी रखा है, देख लेंगे। अबाउट शायद आई थिंक सल्फर जो है 24 या 25% रहेगा, अबाउट 24 कर सकते हैं। अगर हम देखें अमोनियम नाइट्रेट का 34% कह सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड का अबाउट 25 ही था, है ना? मोनो-अमोनियम फॉस्फेट में तो बहुत ही कम होता है, 13% ही है। डीएपी में तो डाई-अमोनियम फॉस्फेट है, तो नाइट्रोजन पूछा है ना, तो हाँ, कितना था 18% है। तो अब इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस बना लेते हैं, है ना? तो और क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि शायद गलत हो जाए, तो गलत ना हो तो ये रख रहा है मैंने रेफरेंस है ना 21% है, जैसे गलत कर दिया ना मैंने 21% है, तो 20.5 है। हो जाते हैं डाटा मिस, है ना? और आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपका भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। बट खैर आई होप सही है वो आपका आंसर। सीक्वेंस आई होप आपने एकदम सही जज किया होगा। ये चीज़ मैंने गलत बोल दी 21 है, यहाँ पे 20.5 है, तो 21 मान सकते हैं। है ना? और बाकी तो सब 34, 25 और ये सब ठीक ही हैं। तो इस अनुसार सबको मैच किया जाए तो आंसर होगा सेकंड वन। आगे बढ़े तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो है अमॉन्ग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली फाउंड इन एसिड सॉइल? एसिड सॉइल में क्या पाया जाता है? सर आपने 2 मिनरल अच्छे से याद कराए थे। एक तो स्ट्रैंगेनाइट स्ट्रॉन्ग है, आयरन बॉडी है ना? आयरन मैन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, मैंने वैसे ही याद करा रखा था। स्ट्रैंगेनाइट स्ट्रॉन्ग है, तो सर फेरस का हम कह सकते हैं जो आप कहेंगे फॉस्फेट है, फेरस का जो फॉस्फेट है आप उसको स्पेंगिनाइट कह देते हैं। और सर जब आप एल्यूमीनियम की बात करते हैं तो उसको आप वेवैरिसाइट कहते हैं। तो सर फेरस और एल्यूमीनियम तो एसिडिक सॉइल में ज़्यादा होते हैं, तो आंसर शुड बी द थर्ड वन, राइट? बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसमें, आगे बढ़े। तो एक्टिव एसिडिटी और पोटेंशियल एसिडिटी पे सवाल आया है ना? ये IISS में साफ-साफ मेंशन है, हेडिंग है एक पेज पे, एक्टिव एसिडिटी एंड पोटेंशियल एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी मतलब जो हम देखते हैं सॉइल सॉल्यूशन के H प्लस और एल्यूमीनियम के कारण होती है। तो सॉल्यूशन की हाँ, बिल्कुल सही बात। वहीं बात करें पोटेंशियल एसिडिटी तो ये एक्सचेंजेबल एसिडिटी है। एक्सचेंज होने के कारण होती है। तो ऑफ कोर्स वो क्या है H प्लस और एल्यूमीनियम के कारण होती है। तो इसका क्या कारण होगा? एक्सचेंज के कारण होती है। तो आंसर शुड बी द फर्स्ट वन दोनों बातें सही हैं। एक्सचेंजेबल पार्ट के ऊपर बता रहा है इसके ऊपर है ना? पोटेंशियल सॉइल H प्लस कंसंट्रेशन कोलोइड हाँ, कोलोइड की बात कर दी ना, कोलोइड पे तो होता है एक्सचेंज, कैन बी मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग हाँ, ऐसे टाइट्रेशन के कारण लाइम हाँ, टाइट्रेशन मेथड कौन-सा? एसएमपी मेथड याद है? एसएमपी मेथड ऑफ लाइम डिटर्मिनेशन है ना? स्कोफिल्ड, मैक्लिन एंड प्राट
चलो ख़ैर नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस तो बहुत आसान सा है, आसानी से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन की डेफ़िशिएंसी ओल्डर लीफ पे होती है ना? तो ए का तो सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड एक में ही दे रखा है, वाह भई वाह! मौज ही हो गई तो, मज़े ही मज़े, आंसर शुड बी द सेकंड वन। कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक इसमें। मैंने जब मैराथन सीरीज़ ली थी, तब मैंने कहा था कि मैं सॉइल इरोज़न आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लेंथी हो गया था बहुत, ऑलरेडी 9 घंटे का है वो तो वीडियो। तो मैंने वहाँ ऐसे कहा था कि सिर्फ़ ये याद कर लो एट लीस्ट, ये तो पता होना चाहिए कि रकलस सीपी, है ना? 2 इक्वेशन बोलता हूँ मैं हमेशा, एक है इक्लवसी, है ना? आप कहेंगे ये कैसी बात है इक्लवसी, है ना? मैंने इस तरह से याद करा रखा है स्टूडेंट को। वो मैंने इक्लवसी वो विंड इरोजन की हो जाती है और ये एक हमारा रकलस सीपी है, तो ये हमारा यूएसएलई हो जाती है। यूएसएलई का ऑफ कोर्स किसने दी है? विशमर एंड स्मिथ ने दी है। वो चैपेल ने आई थिंक अच्छा वो तो विंड इरोजन चलो ख़ैर विशमर एंड स्मिथ ने दी है तो उसका याद रखेंगे फर्स्ट आंसर होना चाहिए। है ना? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट सेडिमेंटरी रॉक ऑफ कोर्स जो आप सिस्ट कह देते हैं, है ना? आपने बताया था कि बेसाल्ट से बनता है सिस्ट, बीएससी याद रखिए, है ना? तो उस हिसाब से तो सिस्ट जो है वो हमारा सेडिमेंटरी रॉक नहीं है, ये तो मेटामॉर्फिक रॉक है। इसका कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हो गए सारे भी 120 सवाल, जो भी फीडबैक हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अदर फर्दर कोर्सेज़ लगातार चालू हैं। लगातार मेहनत चल रही है, रेगुलर क्लासेस हो रही हैं। आप चाहें तो इन कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक यहाँ रखा गया है, आईआरआई वाला वेबसाइट के ऊपर। एएसआरबी नेट का कोर्स भी अवेलेबल है। ना सिर्फ सॉइल साइंस, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, सभी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक कोर्स, डेडिकेटेड कोर्स रखा गया है। डिफरेंट टीचर्स इन्वॉल्व्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ इन्वॉल्व हो रही है हर कोर्स के अंदर। आई एम रियली श्योर दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें कोर्सेज़ को तो उन्हें आप ज़रूर चेक करें। इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ, कैसा लगा आपको वीडियो? कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई बात अभी भी जस्टिफाइंग नहीं लगी हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम पीएचडी एंट्रेंस की भी बात करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप नेक्स्ट सेशंस के लिए देख रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशंस।